मेरे साथ मौजूद हैं गोकुल बुटेल जी। हिमाचल में आईटी मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, यानी कि जो भी सजेशन है मुख्यमंत्री इनसे पूछ के लेते होंगे। सोशल मीडिया तो कमज़ोर है कांग्रेस का, क्यों? अभी हमारी गवर्नमेंट हिमाचल में है तो मुझे मीडिया वाले सब नाराज़ हैं और गलत बात है। वो कहते हैं कि जी जब भाजपा की गवर्नमेंट थी तो हमें इतने एडवर्टीजमेंट आती थी, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो एडवर्टीजमेंट कम दे रहे हैं। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, मैं तो कभी मुझे कोई भाजपा का नेता मिले तो मैं उनसे ये पूछूंगा राष्ट्रवाद क्या है। जब ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ तो कहीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपना व्यू रखा और उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए, वायर ब्लॉक कर दिया गया, एंटी नेशनल है। बीजेपी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी ब्रूटल। उन्हें लगता है कि नहीं इसका काम हो गया तो थैंक यू वेरी मच, अब हम नए आदमी को लाएंगे। विक्रमादित्य जी का कंगना के अगेंस्ट जब चुनाव था, प्रियंका गांधी जी रैली करने आई तो वो विक्रमादित्य जी को कहते हैं कि आपने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया है और आप उस रैली में नहीं जा सकते। दिल्ली पुलिस जो है उससे बोला गया था कि सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारी पुलिस को बदल देंगे अगर ये चुनाव भाजपा ने नहीं जीता। लोकतंत्र में इवेंट तंत्र ज़्यादा बना दिया बीजेपी ने। पालमपुर में ही जब पेट्रोल भरा रहा था तो पेट्रोल पंप में बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा था, कम से कम 100 फुट का, ऑपरेशन सिंदूर। तो मैंने पूछा कि ओनर मेरे जानकार थे, मैंने बोला ये क्यों लगाया, तो उन्होंने बोला यार ऊपर से आया है इंडियन ऑयल वालों को कि हर जगह ये ऑपरेशन सिंदूर का आपको, तो हर चीज़ को नंबर 1 पॉलिटिसाइज करना, हर चीज़ को। पालमपुर का सबसे फेवरेट फूड जॉइंट? डिपेंडिंग क्या खाना है। अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी? नहीं, डिपेंडिंग क्या खाना है। अच्छा, मोमो कहाँ के पसंद है सबसे ज़्यादा? मोमोज एक ये सूद मोमो कॉर्नर है, उसके मोमोज बहुत अच्छे हैं और मटन मोमोज उसके अच्छे हैं। एक पॉलिटिशियन जिससे आप डिबेट नहीं करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कभी मेरी अगर कंगना के साथ डिबेट हो तो मैं कंगना के साथ डिबेट। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। और आज जो मेरे साथ गेस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उनके साथ पॉलिटिक्स तो जुड़ा ही है, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं जिनके साथ पॉलिटिक्स के साथ साथ वाइब्स भी जुड़ी हों। और हिमाचल की खूबसूरत वादियों से आते हैं और साथ ही साथ ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ पर किसी भी तरह का कमेंट हो, उसका सामना बहुत ही बेबाक तरीके से करते हैं। हर सवाल का जवाब इनके पास रहता है और कांग्रेस के बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही जाने माने लीडर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गोकुल बुटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तमन्ना। और एट लास्ट बहुत महीने से कोशिश हो रही थी कि पॉडकास्ट करें, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें राजनीति में, देश की राजनीति में ऐसी चल रही थी कि फ्लाइट्स जो थी वो डिले होती जा रही थी या फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही थी। इस पर बात करेंगे। लेकिन सर, बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भी हिमाचल से, आपके ही होम टाउन से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी, तो हम दोनों के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा वो है, गर्व करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, एक अच्छा खासा आपको पूरा कह सकते हैं कि सपोर्ट भी रहा होगा, लेकिन आपको कब पता चला कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है तमन्ना जी। मुझे फैमिली से कभी मेरे माता पिता नहीं चाहते थे मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, और जब मैं 12th में हुआ और मैं 18 साल का हुआ तो मेरी मदर ने मुझे यूएस भेज दिया इसीलिए। और वो चाहती थी कि, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, मेरे पास प्राइवेट पायलट लाइसेंस है, तो मैं कमर्शियल पायलट बनना चाहता था। और मेरे मदर फादर को लगा, स्पेशली मेरी मदर को, कि मैं अपना अच्छा करियर बनाऊँ और मैं भी कभी पॉलिटिक्स में आना हो तो 40s 50s में जब अपना करियर वगैरह सब हो जाए तो 50s में मैं पालमपुर आऊँ और मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। सो एक कहावत है जैसे हम कहते हैं, यू कैन टेक द बॉय आउट ऑफ कंट्री बट यू कांट टेक द कंट्री आउट ऑफ द बॉय। तो मैं यूएस गया और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा उसमें भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया और फिर अपने कॉलेज का सेनेटर करते करते अपनी स्टूडेंट यूनियन का यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बना। और एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ पे भी जो मैंने जॉब करना शुरू करी वो मैंने यूएस गवर्नमेंट में एज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट करना शुरू करी। तो मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। सो येस, एक अर्ली एक्सपोजर था पॉलिटिक्स की तरफ, बट क्योंकि मैं लगभग 18 साल का था जब मैं इंडिया छोड़ के चला गया और मैं 25 साल का था जब इंडिया वापस आया, तो वो जो 7.5 साल का गैप था, बट हर किसी को एक अंदर कॉलिंग होती है कि उसको क्या अच्छा लगता है। तो मुझे समझ में आ गया था जब मैं 25 साल का था कि मुझे पब्लिक सर्विस ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब मेरी जॉब लगी तो मेरे पास ऑप्शंस थी, क्योंकि मैं प्लेन से फ्लाइंग से बड़ा, मतलब एक जैसे बचपन से ही एक झुकाव था,
बट फिर जब मैं इस चीज़ों में काम करना शुरू हुआ, एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर भी जब मैं काम करता था, जो मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन मिलती थी वो मुझे अपने क्लास के सब्जेक्ट्स में नहीं मिलती थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ज़िंदगी है, अपना पैशन फॉलो किया जाए, और अगर नहीं हुआ सक्सेसफुल, सो आई कैन ऑलवेज कम बैक टू माई बेसिक करियर। सो क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका सक्सेस या फेलियर सिर्फ आप पे डिपेंड नहीं करता, ये बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या वेव चल रही है देश में, देश का माहौल क्या है, तो आप एक बहुत छोटे उसमें माइक्रो लेवल पे हैं, और यू नो यू कांट जज कि आसपास क्या हो जाएगा कभी भी। और मैं गूगल जी के लिए बताना भूल गई कि ये हिमाचल में आईटी मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं, यानी कि जो भी सजेशन है मुख्यमंत्री इनसे पूछ के लेते होंगे। और साथ ही साथ सबसे छोटे आप मिनिस्टर हैं ना, जी, सबसे जी, जी, युवा जी, मिनिस्टर हैं। जी। तो युवाओं को कभी ऐसा मौका मिला कि प्रेरित करें पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स एक अलग ही सिनारियो चल रहा है पॉलिटिक्स का। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2017 में एक हमारी को इंचार्ज थी, उनका नाम है रंजीत रंजन, अभी भी लोकसभा एमपी हैं। तो मैं चुनाव लड़ना चाहता था, तो मैं यूएस से आया था, 3 साल हुए थे, तो मैंने अपना रेज्यूमे दिया। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो मेरा रेज्यूमे दे के वो बोलते हैं तू झूठ लिखा है कि सच लिखा है। बोलते हैं तेरी मम्मी कहाँ है, तो कल मैं तुम्हारी मदर के साथ मिलूंगी और ब्रेकफास्ट करूंगी। तो वो एमपी थी, हमारी को इंचार्ज थी। तो सुबह मेरी मम्मी को बोलती हैं कि इतना अच्छा लड़का है, यूएस से पढ़ा है, यूएस में काम किया है, इसको क्यों इस दलदल में धकेल रहे हो आप, ये तो इतने अच्छे करियर ऑप्शंस रहेंगे, क्यों इसको ख़राब कर रहे हो। और वो उनका उनके फिर मैं अब तो मेरे शी इज़ लाइक माई फैमिली। तो उनका बेटा मुझसे 5-6 साल छोटा था, तो वो कहते हैं यार मेरा हस्बैंड भी एमपी है, एंड आपके पास अच्छे करियर ऑप्शंस हैं, तो ये तो क्योंकि बिहार से एमपी है। हाँ, तो आज भी क्या है, पप्पू यादव उनके पप्पू यादव हस्बैंड की है ना। हाँ, वाइफ है, बिल्कुल। तो क्या है कि आज पॉलिटिक्स में आप किसी भी पढ़े लिखे युवा को कहेंगे तो वो आना नहीं चाहता। बिल्कुल। वो इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि इट्स अ डर्टी गेम, इट इज़ अ वेरी डर्टी गेम ऑफ कोर्स। एंड लोगों को लगता है कि यार क्यों इस कीचड़ में या दलदल में फंसे, एंड विच इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन अ कंट्री। पहले आप देखते थे तो बढ़िया लॉयर्स, एमिनेंट हमारे इकोनॉमिस्ट, मनमोहन सिंह को ले लीजिए, अच्छे डॉक्टर, सब राजनीति में आते थे। पिछले 10-15 साल से देखेंगे तो चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो सेंट्रल में गवर्नमेंट में हो, बहुत कम पीपल ऑफ एमिनेंस या जिन्होंने अपने प्रोफेशंस में अच्छा कर रहे हो, या जिनके पास पॉलिटिक्स के अलावा और करियर ऑप्शंस हो। अब लोग पॉलिटिक्स को एज सर्विस नहीं देखते हैं, एज अ करियर देखते हैं। तो मैं बहुत युवाओं को प्रेरित भी करता हूँ, बट देखिए सेकंड बात क्या है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आज बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो लोगों को ये भी लगता है कि यार इतने पैसे खर्चे, सो इट्स अ नेवर एंडिंग सर्कल। आपको लगेगा आप 10 रुपये चुनाव में खर्चेंगे, फिर आप वापस आएंगे, आप 10 रुपये रिकवर कैसे करेंगे। सो दैट इज़ वेयर करप्शन ऑल्सो स्टार्ट समवेयर। सो दीज आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इन आर सिस्टम, एंड आई थिंक इनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अब क्योंकि आप आईटी मिनिस्टर हैं, तो ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करने का ज़्यादा प्रेशर है कि काम का ज़्यादा प्रेशर है? देखिए वो तो हमेशा प्रेशर रहता ही है, बट मेरा जो मेन आउटलुक है वो ये है कि कैसे नंबर वन ई सर्विसेज को हिमाचल में सुदृढ़ किया जाए। मैं आपको बताऊं कि हम पहले जो हमारी विधानसभा है, पहली पेपरलेस विधानसभा है। पिछले वीरभद्र सिंह जी के टेन्योर में मैंने, चाहे वो बिजली के बिल हों, जो एमसीज के अंदर पानी के बिल थे, आपके म्यूनसिपल टैक्सेस थे, वो सब ऑनलाइन किए। इस गवर्नमेंट जब से ये बनी है, जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो 120 सर्विसेज ऑनलाइन थी। आज हमारी अबाउट 350 सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं। जो हमारी पंचायत में ये होता है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, ये भी हमने ऑनलाइन कर दी। आपके लाइसेंसेस, हिमाचल इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इसी टेन्योर में किया जहाँ पे लर्नर ड्राइवर्स लाइसेंस ऑनलाइन हो गया। क्योंकि खुद मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यूएस गया, जब मैं आता था तो 6 महीने के लिए लर्नर ड्राइवर्स लाइसेंस बनता था। 6 महीने की छुट्टी होती नहीं थी। मैं आता था, ड्राइविंग टेस्ट, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाता था और चला जाता था। नेक्स्ट ईयर आता था, वो कहते थे ओह लर्नर्स एक्सपायर हो गया, दोबारा लर्नर्स बनाओ। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। लर्नर्स ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए कभी भी आपको गाड़ी चलाने का टेस्ट नहीं देना होता है, इट्स अ थ्योरेटिकल टेस्ट। तो अब अगर आप हिमाचली हैं और आपका हिमाचल का आधार है, यू कैन गो ऑनलाइन, जस्ट गूगल लर्नर्स ड्राइवर्स लाइसेंस। आधार नंबर आपका ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए आधार डेटाबेस में। आप ऑनलाइन ही टेस्ट देंगे और ऑनलाइन ही आप अपना लर्नर्स ड्राइवर्स लाइसेंस का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये एक यूथ के लिए, इवन विद द इंटरनेशनल आईडीपी हम कहते हैं, इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट, अब कोई बाहर जा रहा है, उसको गाड़ी रेंट करनी है, कहीं लोग ट्रकिंग प्रोफेशनली लेते हैं कि मैं ट्रक ड्राइवर बन जाऊँ,
इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस है, हिमाचल का ड्राइवर्स लाइसेंस है, तो इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम वी आर वर्किंग बिग टाइम ऑन HRTC, कि जहाँ HRTC की जो बसेज़ हैं उनको हम रियल टाइम ट्रैक कर सकें, कि जैसे लॉन्ग रूट की बस है, कोई पालमपुर से दिल्ली बस आ रही है तो कहाँ पहुँची है, जैसे आप ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं, फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं, उसे सेफ्टी भी पता लगेगी। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, कि गवर्नेंस में हम कैसे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके यहाँ बैठे बैठे बता दूँ, आज हिमाचल में 100% जो सरकारी स्कूल है उनके टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन हो गई है। अच्छा। आज सेक्रेटेरिएट में बैठे बैठे एजुकेशन मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को दिख रहा है कितने टीचर्स आए हैं, और 92% बच्चों की जो है सरकारी स्कूलों में वो अटेंडेंस ऑनलाइन हो गई है। 92%, 8% स्कूल्स बचे हैं, विद इन 2-3 मंथ्स वो भी हो जाएगा। और जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, जिस दिन सरकारी स्कूल का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उस दिन उसके जो भी अभिभावक है उन्हें एक मैसेज जाएगा। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देम, एंड जस्ट ट्राइंग कि गवर्नमेंट की जितना भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे हम कैसे बेहतर कर मतलब सकते हैं, डिजिटाइजेशन डिजिटलाइजेशन ला के बिल्कुल। कैसे आज आप अपने जो पर्चे हैं, जो ज़मीन के कागज़ हैं, यू को डाउनलोड एन ऐप एंड डाउनलोड इट। हर गांव में एक लोक मित्र केंद्र बना है। लोक मित्र केंद्र क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर बैठता है, क्योंकि हर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, हर कोई ऐप नहीं हो, तो वो वहाँ जाकर उससे एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। आपको अपनी तहसील में आके अपनी ज़मीन के पर्चे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गांव में ही जाएंगे। हर गांव में 2 से 3 लोक मित्र केंद्र हैं, वहाँ पे जाएंगे, उसकी एक फ़ीस तय की गई है कि 10 रुपये 12 रुपये पर प्रिंट लेगा, आप वही प्रिंट निकाल के चल सकते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हमारे ऑनलाइन हो गए। तो जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल आप जाएंगे तो ओवर 300 ई सर्विसेज आर देयर। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। आप जैसे लोग, आप जैसे वो भी हमें हेल्प करें इसको प्रोपोगेट करने में। एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट हैपन विद इन अ मंथ आर अबाउट 20 lakhs। सो ऐसा नहीं है कि इसको लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो लोक मित्र, मैक्सिमम इसमें ट्रांजैक्शन रेवेन्यू की हैं। अब कोई पटवारी के पास जाके अपना पर्चा नहीं निकालता है, आपको अपने लैंड के पर्चे चाहिए, यू गो टू अ लोक मित्र केंद्र। सो इट्स नॉट हम कुछ बना रहे हैं यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये यूज़ भी हो रहा है। और ई सर्विसेज में मुझे लगता है कि वी आर द टॉप 5 स्टेट्स इन द कंट्री। आई विल नॉट कॉल इट टॉप 1, एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम ई सर्विसेज। चलिए, ये तो अचीवमेंट की बात हो गई। जी। अब थोड़ा सा उस पे जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जी। कांग्रेस पूरी तरह से स्वीप कर गई। जी, बीजेपी। सॉरी, बीजेपी पूरी जी। तरह। तो मैं चाहता हूँ आप कांग्रेस बोलो, बट तो क्या स्ट्रैटेजी फेलियर था? मैं बोलूँ स्ट्रैटेजी फेलियर नहीं था, बिल्कुल स्ट्रैटेजी फेलियर भी है। चाहे आप हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पॉपुलैरिटी भी इसमें कहीं बड़ा रोल करती है, बट मुझे लगता है कि पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी। दो इन्होंने बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया कि 300 पार जाएंगे, 300 पार जाएंगे, बट वो नहीं हो पाया। तो हाँ, हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं जैसे भाजपा चुनाव लड़ती है उससे हमें सीखना चाहिए, उनकी जो माइक्रो मैनेजमेंट है, क्योंकि भाजपा ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया है। सो कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा, और जनता के बीच, क्योंकि एंड में स्ट्रैटेजी यही है कि हाउ डू यू रीच द मासेस, हाउ डू यू गेट योर मैसेज कन्वेड टू द मासेस। आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएँ कि नहीं, मैं आपको जो ये कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस को ऑफकोर्स रिवैम्प करना पड़ेगा। हिमाचल की, दो नेशनली कांग्रेस हैज़ डन बेटर देन एक्सपेक्टेड, बट इट इज़ स्टिल नॉट देयर जहाँ पे पार्टी को होना चाहिए। तो और हिमाचल में जो 4 सीटें आई, देखिए वहाँ पे जब ये चुनाव हुआ तो साथ में उपचुनाव भी हुआ जिसमें कांग्रेस मैक्सिमम सीट जीत के आ गई। तो वो जो उपचुनाव हुआ, तो हमारा हिमाचल का जो वोटर है वो काफ़ी जागरूक है, पढ़ा लिखा है, तो उसने लोकसभा में तो मोदी जी को वोट दे दिया, और स्टेट में जो है वो उन्हें लगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। और सेकेंडली क्या हुआ था कि हमारे बहुत ज़्यादा एमएलएज चुन के किसी और सिंबल पे और फिर स्विच कर गए, तो लोगों ने उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिमाचल में ये जो आया राम गया राम की राजनीति है उसको रिजेक्ट किया। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि सीखना चाहिए, बीजेपी से सीखना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कहते हैं कि हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी सुस्त है, कई बार सुनने में आता है, ये सुस्त पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आड़े आती है? सुस्त तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हिमाचल में लोग ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिमाचल की पॉलिटिक्स सुस्त है, हिमाचल के लोग बहुत जागरूक है, एंड पीपल थिंक बिफोर दे वोट, एंड दैट्स सीक्रेटिव ऑल्सो। जितने हिमाचल में आप किसी को पूछेंगे भी आप किसको वोट करोगे, तो 50% जनता इतनी वोकल नहीं होगी, वो कहीं देखते हैं। तो ये उनको गेज करना, दे आर नॉट वेरी वोकल, आई वुड से।
तो हिमाचल में क्योंकि सोशल इंडिकेटर्स अच्छे हैं, बहुत सी स्टेटों में जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ मुझे लगता है कि पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सैडली हिमाचल में भी करना शुरू कर दिया है, बट अभी भी उतने एक्सटेंट तक नहीं है। जो हमारे जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वोकल राजनीति है, वहाँ पैसे का बोलबाला भी ज़्यादा है। जितना आप पहाड़ की तरफ जाते जाएँ, चाहे वो शिमला की ओर हो, अब कांगड़ा ज़िला में भी आप देखेंगे जो पठानकोट से लगता एरिया है, वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जितना आप दूर-दूर जाते हैं, वहाँ पीपल आर वेरी स्मार्ट। दे थिंक ऑफ कि नहीं हमारे लिए कौन अच्छा है, और तो अच्छा, बीजेपी ने जो राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया है, जी। आपको लगता है कि इसकी परिभाषा जो है वो अपने हिसाब से बदलती भी गई है? देखिए राष्ट्रवाद क्या है? मैं तो कभी मुझे कोई भाजपा का नेता मिले तो मैं उनसे ये पूछूँगा राष्ट्रवाद क्या है? कभी मिला अगर नहीं? मेरा देश प्रोग्रेस कर रहा है उससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या है? हाँ। आपका जब से ये सरकार आई है पर कैपिटा इनकम में हमारा जो स्थान है वो लगातार गिरता जा रहा है। हम बोल रहे हैं वी आर बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। येस, बिकॉज़ आवर पॉपुलेशन इज़ सो बिग, बट हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो अगर आप पूरे सिनेरियो में देखेंगे क्या वो बढ़ रही है जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए? अमीर और गरीब के बीच में गैप कितना बढ़ रहा है? रोज़गार की हमारी अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी बढ़ रही हैं? तो ये जो हमारे जो आज मुद्दे हैं, मैं इनको कहूँगा सूडो मुद्दे हम आगे ले आए हैं। रिलिजन है, हम इंडिया हमेशा से ही एक रिलीजियस सोसाइटी रहा है। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, और ये हमारे लिए बड़ा एक पर्सनल मुद्दा है। इसी पे अगर हम चुनावी राजनीति करना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि दिस विल टेक अस एनीवेयर। रिलीजन इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग टू ईच ऑफ अस। मेरे जो घर में मैं जिसको पूजता हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगा, सेक्रेड चीज़ है। तो ये राष्ट्रवाद, साथ में फिर आप हिंदुत्व, ये सब आप जोड़ के मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं लोगों की आँखों में अपनी कमियाँ छुपाने के लिए एक पट्टी बाँध रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो चुनाव होना चाहिए वो असली मुद्दों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ज़मीन से जुड़े मुद्दों पे होना चाहिए, और उससे क्या होगा कि देश की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा। बट ये कांग्रेस की कमज़ोरी नहीं है जो इस मुद्दों को उठा नहीं पाती? क्योंकि लोग तो वोट देते हैं, बीजेपी जीतती है। देखिए कांग्रेस उठा रही है, मैं बोलूँ नहीं उठा रही है। आप खुद मीडिया से हैं, तमन्ना जी, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। अभी क्या है कि ये जो हम दौर देख रहे हैं ये एक सेंसरशिप का दौर है। अगर कांग्रेस वाले बोल भी रहे हैं तो उन्हें उतनी ट्रैक्शन नहीं मिल रही। आप देख रहे हैं अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ तो कहीं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपना व्यू रखा और उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए, वायर ब्लॉक कर दिया गया, एंटी नेशनल है। और ये कभी इंडिया में होता नहीं था। लोग कहते हैं इमरजेंसी के दौर में होता था, चलो मैंने वो देखा नहीं। बट ये आपकी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुँचाई नहीं जा रही है। येस, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचाई जाएगी, हमारे पास बहुत अलग-अलग मीडियम हैं, और इस बार भी जो चुनाव हुए कांग्रेस ने हेविली जो ये वेब पोर्टल्स थे, यूट्यूब थे, क्योंकि ये सेंसर्ड मीडियम नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप आवाज़ उठा भी रहे हो तो उसे कैसे दबा दिया जा रहा है। सो यू नो द वे पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री वाज़ डन, ये भाजपा ने इस बार आके बदल दी है। और ये हमें कांग्रेस पार्टी को मुझे लग रहा है थोड़ा समझते हुए टाइम लग रहा है कि ये जो बदल रही है परिस्थितियाँ, इस पे कैसे खुद को फिट करें। ऐसा नहीं है कांग्रेस हर जगह उठा रही है। हमारे नेता जो हैं उन्होंने यात्रा भी करी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा करी, और जिनको ये शहज़ादा बोलते थे, इनका एक लीडर चल के दिखा दे पूरे देश में। एक स्टेट नहीं चल सकता, तो वो जो उन पे एक प्रिविलेज का टैग लगा था, ऐसा था, तो वो है। बट इट्स नॉट दैट कि हम सब अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अगर लोग आज भी मोदी जी को वोट दे रहे हैं तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देयर स्ट्रैटेजी, वी हैव टू लर्न फ्रॉम देयर इश्यूज, एंड आई थिंक कांग्रेस पार्टी के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूव करने का। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो जी। क्या राहुल गांधी की इमेज मेकिंग में भारत जोड़ो यात्रा ने अगर मुझे तो लगा कि किया है, रोल प्ले किया है, जी। लेकिन किया है, फिर भी हमने देखा कि हरियाणा में चुनाव हार गए, महाराष्ट्र में चुनाव हारा। जी। क्या वजह रही? दोनों स्टेट्स के बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा बात कर सकूँ तो मैं हरियाणा की आपको बात करता हूँ। देखिए हरियाणा में हमारा कांग्रेस की गलती रही, सबसे बड़ी गलती क्या रही कि कांग्रेस ने जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया, वो सही नहीं किया। और ऑन द अदर हैंड बीजेपी इज़ वेरी गुड एट गिविंग टिकट्स टू न्यू पीपल। वो अपने सिटिंग एमएलओज़ का 50% टिकट काट देती है। और क्योंकि मैं पार्टी की मेन स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व हूँ, मैं पार्टी फोरम्स में ये बात उठाता हूँ कि आप जब तक नए चेहरे नहीं लाएंगे तो बीजेपी क्या करती है कि जितने अगर उनके 30 विधायक जीत के आए हैं तो नेक्स्ट टाइम 15 ही रिपीट करेगी, 15 को, तो उससे लोकल एंटी इनकम्बेंसी बीट हो जाती है। उन्होंने खट्टर जी को बदल दिया, हाँ, मुख्यमंत्री को, जब उनको लगता है कि नहीं इसके खिलाफ एंगर ज़्यादा हो रहा है। सो दे आर एबल टू टेक टफ डिसीजंस वेयर आई थिंक एज अ पार्टी वी लैक।
कांग्रेस इज़ वेरी अटैच टू ईच ऑफ इट्स कार्यकर्ता एंड ईच ऑफ इट्स लीडर। वो कहती है नहीं यार कोई बात नहीं, हार रहा है अपना ही आदमी है। तो वो जो अटैचमेंट है, नो बीजेपी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी ब्रूटल। उन्हें लगता है कि नहीं इसका काम हो गया तो अब थैंक यू वेरी मच, अब हम नए आदमी को लाएंगे। तो इलेक्टोरली उन्हें वो सूट करता है। और सो हरियाणा आई थिंक वाज द चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर अच्छे कैंडिडेट उतारते, हमने जो 2-2 3-3 बार हारे हुए कैंडिडेट थे, हमारे लीडर्स को जो हरियाणा के थे उन्हें लगा कि हमारी वेव है और हम वेव में जिता के ले जाएंगे, बट दैट डिडंट हैपन। बट उसके बाद आई थिंक सुनने में आया था कि एक मीटिंग भी हुई थी, राहुल गांधी ने मीटिंग की थी, उसके बाद उन्होंने फटकार भी लगाई थी। ये फटकार का नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस का भी एक सिस्टम है। देखिए राहुल गांधी टिकट तय नहीं करते, एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। तो ये सिस्टम में जो है राहुल गांधी कभी मतलब उनके पास तो सीईसी में एंड में बैठते हैं। तो जो वट एवर कम्स फ्रॉम ग्राउंड, जो इंचार्ज बोलता है, जो वहाँ का लोकल लीडरशिप बोलती है, वहाँ से ऊपर आती है। तो वो ऑफकोर्स मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें अकेली मतलब राहुल जी की या किसी भी एक नेता की गलती है, सिस्टमैटिक एरर्स हैं। यू नो हमें हमारे पास वी शुड हैव गुड रिसोर्सेज जहाँ सर्वे किया जाए अच्छे से डीप डाउन जाकर और लोगों की पल्स जानी जाए। लोगों को वही परोसना चाहिए जो वो खाना चाहते हैं। मैं उनको अपना एजेंडा परोसूंगा, लोग रिजेक्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड मैं महाराष्ट्र की आपको बात बताऊं तो 50 लाख लोकसभा के बाद, ये फैक्चुअल फिगर है, 50 लाख नए वोटर जो है वो महाराष्ट्र में ऐड किए गए। तो क्या हुआ, जो इलेक्टोरल रोल है, 50 लाख वोटर, आप अंदाज़ा लगा लीजिए लगभग 25,000 वोटर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये कहाँ से आए? ये कहाँ से आया, यही सवाल है। इलेक्शन कमीशन को राहुल जी बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन बोल रही है कि आप पहले बोलते हैं। आप ये फैक्चुअल फिगर है। जो लोकसभा में इलेक्टोरल रोल था और जो विधानसभा में इलेक्टोरल रोल था, उसमें 50 लाख वोटर ऐड हो गए। यही तो प्रॉब्लम है, कांग्रेस के लिए बोला जाता है ठीकरा फोड़ दिया जाता है, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, फिर आप नहीं, मैं ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का फिगर है। यू गो ऑन द वेबसाइट, लुक एट हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड इन द लोकसभा इलेक्शन इन 2024, और उसके बाद ही महाराष्ट्र चुनाव हुआ है, कुछ ही महीनों बाद, साल भी नहीं हुआ। तो उन्हीं में 50 लाख लोग कैसे आ गए इलेक्टोरल। यस, कांग्रेस की कमी क्या रही कि जब इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो यू कैन कास्ट एन ऑब्जेक्शन। मैं कैंडिडेट हूँ, मैं पूछ सकता हूँ ये 50 या आपने मेरे विधानसभा में 20,000 वोटर कहाँ से आ गए, मुझे चेक कराओ। क्योंकि कैंडिडेट अपनी कैनवसिंग में बिजी था तो उसको पता ही नहीं लगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि अभी बीजेपी बहुत अलग पिच पे बैट कर रही है। वो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया इलेक्शन को रिग करने के लिए ला रही है, और कांग्रेस अभी समझ रही है। अब ऑफकोर्स जो नेक्स्ट चुनाव होगा, हमारे पार्टी को हिदायत है, जो कैंडिडेट्स को हिदायत है कि आप इलेक्टोरल रोल को अच्छे से चेक करिए। क्योंकि जो महाराष्ट्र में भी हुआ, बाद में लोग शॉक थे कि यार ये तो रिजल्ट चलो ठीक है, पर इतनी बुरी हार नहीं हो सकती। जब अंदर गए तो पता लगा कि अच्छा 50 लाख वोटर आ गए, चाहे वो मध्य प्रदेश से आए, चाहे वो महाराष्ट्र काम करने ही आए, बट 50 लाख लोग कैसे आ सकते हैं। लेकिन इतने समय से मौके मिल रहे हैं कांग्रेस को, तो अभी तक समझने में देर नहीं होगी, काफी देर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो 50 लाख वोटर वाली बात है, ये तो पहली बार भी महाराष्ट्र में हुआ है। तो हर बार इलेक्शन में कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये तो मैंने खुद देखा। अभी विक्रमादित्य जी का कंगना के अगेंस्ट जब चुनाव था, प्रियंका गांधी जी रैली करने आई, तो जो हमारे इलेक्शन के एक बाहर की स्टेट से कोई IAS, IRS, IPS ऑफिसर आते हैं, जो वहाँ पे ऑब्जर्वर होते हैं, तो वो विक्रमादित्य जी को कहते हैं कि आपने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया है और आप उस रैली में नहीं जा सकते। अच्छा, तो क्यों नहीं जा सकते, वो तो कैंडिडेट है। क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा आपने कर दिया है, खर्चा ज़्यादा किया और आप रैली में चले गए, तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो आप इमेजिन करिए, जो विक्रमादित्य की लास्ट रैली थी, ये फैक्चुअल है, प्रियंका जी ने रैली एड्रेस करी और कैंडिडेट ही नहीं है उसमें, कैंडिडेट की फ़ोटो ही नहीं है। क्योंकि कैंडिडेट की अगर फोटो लगती तो वो खर्चे पे आ जाता। आज तक मैंने किसी भाजपा के लीडर में देखा नहीं कि उसको बोला जाए कि ऐसा है। उनका एक्सपेंडिचर कहाँ है। तो उन्होंने कहा आप 2 करोड़ की एक्सीडिंग लिमिट पे जा रहे हैं, तो आप फ़ोटो नहीं लगा सकते अपनी। तो ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर चुनाव में, आपको मैं 2 एग्जाम्पल दिए, हर चुनाव में भाजपा की ये इनोवेशन है, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ ला रही है जहाँ कांग्रेस को भी सीखने को मिल रहा है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो सो लाइक महाराष्ट्र चुनाव की मैं बात बता रहा हूँ, 50 लाख वोटर, आप जस्ट गूगल इट, 50 लाख न्यू वोटर्स वर एडेड। इलेक्शन कमीशन इज सेइंग व्हाई डिडंट यू ब्रिंग इट टू आवर नोटिस बिफोर इलेक्शन, व्हिच इज राइट। बट सेकंड थिंग ये है कि वो हमें भी पता नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। कि अच्छा, आप कहीं ये भी आरोप लगते रहे, इलेक्शन कमीशन हो या फिर CID हो या फिर IB हो, ये सब भाजपा ने खरीदे हुए हैं। आपको क्या लगता है? जी देखिए, ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, थोड़ा तो उनका वो रहता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस के भी टाइम पे आई एम श्योर ये जो एजेंसीज थी, ये पॉडकास्ट है, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दूँ नहीं, बट टू एन एक्सटेंड जितना इनका मिसयूज़ हो रहा है, ये पिछले मुझे नहीं लगता 20-30 साल में इतना एक्सटेंड इनका मिसयूज़ हुआ है।
अब जैसे मुझे दिल्ली का इलेक्शन है, मैं तो दिल्ली की राजनीति को इतना नहीं जानता, आप दिल्ली की सटे एरिया में रहते हैं, तो मुझे कुछ लोग जो खुद दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, दिल्ली पुलिस ने ये जो इलेक्शन है ये भाजपा के लिए लड़ा, मुझे बताया गया ऐसा कि दिल्ली पुलिस जो है उसके बोला गया था कि सारे ऊपर से लेकर नीचे तक सारी पुलिस को बदल देंगे अगर ये चुनाव भाजपा ने नहीं जीता। तो द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, आप किसी आईएएस ऑफिसर्स या किसी स्टेट सर्विसेज वाले ऑफिसर से बात करेंगे, वो बताएंगे कि उनका जो पॉलिटिकल टास्क है उन्हें भाजपा द्वारा वो बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, और ये सर्विसेज में बहुत लोग बताएंगे आपको। तो यानी कि बीजेपी से सीखने को मिल रहा है, लेकिन देखिए सीखने को मिल रहा है, ये अच्छी सीख है कि बुरी सीख है? हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। तमन्ना जी, क्या है कि कभी कांग्रेस भी अब सत्ता में आएगी तो उसे लगेगा यार वो भी करती थी, तो आप कभी कभी किसी चीज़ का स्टैंडर्ड बहुत गिरा देते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड गिर गया है ये कभी उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, क्या होगा? राजनीति का जो स्तर है आज के समय में। लेकिन हर स्टेट में कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है, मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसमें अंदरूनी कलह है वो स्टेट जीत गई हो, वो एक बड़ी वजह बनती है। आपने विक्रमादित्य जी की बात की, परंपरागत सीट कंगना रनौत के हाथ पहली बार वो लड़ती हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इवन कि मैं उस वक्त पालमपुर में ही थी और मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि कंगना जीत गई। कहा जा रहा था कि वो जीत जाएंगी, लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि एक पुरानी सीट। जी देखिए, एक नंबर वन होता है सेलिब्रिटी एडवांटेज, तो कंगना जो है वो ऑफकोर्स सेलिब्रिटी हैं और हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं, और एक हिमाचल के लोग उन्हें एक ओनरशिप लेते हैं कि देखो हमारी बेटी कहाँ पहुँच गई। आज आप भी देखिए मीडिया जगत में अच्छे करें तो पीपल आर प्राउड कि देखो हमारे पालमपुर की लड़की है, व्हाट हाउ वेल शी इज़ डूइंग। तो एक तो कंगना के साथ वो फैक्टर ज़रूर था, एक न्यूनेस का फैक्टर था, और ऑफकोर्स एक मोदी वेव भी थी। तो वो जो मोदी जी के लिए देखो पहाड़ी लोगों का लगाव तो है, चारों सीटें आप जीते, तो एक बोलना कि नहीं ये नहीं है, तो वो सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट किए, एंड दैट इज़ व्हाई द मार्जिन वाज नॉट ऑफ कोर्स ग्रेट, बट हमारे लिए भी शॉकिंग था कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य, तो उनका हारना जो उस सीट से था। बट जो उनका सेकंड टेस्ट होगा वो अगले चुनाव में होगा अगर वो लड़ती हैं तो, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिमांडिंग, यू कांट बी अ बॉलीवुड स्टार। अब मैं बोलूँ कि मैं राजनीति भी कर लूँ, मैं हवाई जहाज़ भी उड़ा लूँ, साथ में यूएस जाके साथ में अपनी यूएस की भी जॉब करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो यू हैव टू चूज़ कि आप शूट कर रहे हैं या अभी उनकी मूवीज़ चल रही हैं साथ में, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली व्हेन यू आर लोकसभा एमपी। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आप वहाँ आएँ, तो लोग तो चाहते हैं। बट ऐसे तो कई सारे हैं, सनी देओल देख लीजिए। तो उसके बाद वो नहीं चुनाव लड़े ना, वो तो वही बता रहा हूँ, सनी देओल ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, फिर अगले वो एक चुनाव के लिए आते हैं और फिर उन्हें पता है कि इस चुनाव के बाद। लेकिन हेमा मालिनी देख लीजिए। बट हेमा मालिनी आई एम श्योर कि अगर बार बार लड़ रही हैं तो हेमा मालिनी अपनी जो जनता के बीच में जाती होंगी। सो सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो असली टेस्ट सेलिब्रिटी का होता है वो सेकंड चुनाव में होता है। पहले चुनाव में तो चलो उनको एक नाम है, एक चेहरा है, उससे वोट मिल जाता है। तो सेकंड चुनाव जो है वो कितना जनता के बीच में रहेंगे, फिर जनता का रोष उसमें प्रकट होता है। या मे बी आई एम नॉट सेइंग कि कंगना हारेंगी, मे बी शी डज गुड एंड शी गोज टू द पीपल, बट असली टेस्ट उनका नेक्स्ट चुनाव में होगा। अच्छा, कांग्रेस की आप बात कर रहे थे कि युवाओं को मौका नहीं देती है, और बड़े वोकल तरीके से आप बोल रहे हैं। जी नहीं, युवाओं को मौका देने की बात नहीं है, नए फेसेस, सॉरी, हाँ, नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं बोलिए प्लीज। तो मेरा कहना ये है कि परिवारवाद का एक आरोप लगता रहा है। आप मतलब कहीं ना कहीं पुरानी ढर्रे पे अभी चल रहे हैं, वही 1947 वाले। देखिए क्या है कि जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, और जैसे मैंने रीज़न दिया कि मेरे तो परिवार में ना चाहते हुए, क्योंकि 1985 में मेरे ग्रैंडफादर ने चुनाव लड़ा था, फिर उनके भाई जो आशीष जी के फादर हैं वो चुनाव लड़ रहे थे। मेरे तो परिवार में ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे फादर भी राजनीति में नहीं आए, तो उनको नहीं था कि आए। बट वो अब एक डॉक्टर का बेटा होता है तो खून में आ जाता है कि नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि वो बचपन से वो माहौल देखता आ रहा है। जो एक फौजी किड है उसके लिए होता है कि मेरा फादर फौजी था, कि तो आप देखेंगे कि बेटा फौजी है तो फादर भी फौजी था, तो एक तो वो चीज़ होती है। नंबर 2 जो परिवारवाद का भी नारा है, देखिए एंड में क्या है कि पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ या जो परिवारवाद है ये सब जगह है। अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, है ना, बीजेपी में भी कितने नेता हैं, अभी सुषमा स्वराज, अभी जो साहिब सिंह वर्मा का जो बेटा है। सो क्या होता है कि आपको बहुत अर्ली स्टेज में एक्सपोजर मिल जाता है कि आपको समझ में आता है अच्छा ये चीज़ है क्या, और आपको एक शौक डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ एवरीवेयर। द ओनली थिंग इज़ बीजेपी में भी हर जगह है, बट हमारा ये गांधी फैमिली को पकड़ के ही भाजपा इस पर अटैक करती है। मुझे लगता है कि अगर आप भाजपा भी नंबर ऑफ लीडर्स हु कम हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर इन पॉलिटिक्स, इक्वल नंबर होगा भाजपा में भी और कांग्रेस में भी, ऐसा नहीं है।
भाजपा में भी वो इक्वल नंबर हो। भाजपा के 100 नेता बता सकता हूँ। अब भाजपा क्या करती है, जैसे सिंधिया जी पे परिवारवाद का नारा लगाती थी, मिलिंद देवरा पे लगाती थी, अब वो भाजपा पे आ गए तो वो परिवारवाद उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, पहले वो सिंधिया परिवार इनको मंत्री बना दिया, तब परिवारवाद नहीं है। अब आपके जो साहिब सिंह वर्मा जी के परमेश वर्मा जी दिल्ली में मंत्री, ये परिवारवाद नहीं है। दिल्ली में तो खैर इस बार जो सीएम चेहरे थे वो ज्यादा परिवारवाद वाले ही थे। जी वो नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है। यस, बीजेपी के पास एक आरएसएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे भी ये लोग निकल के आते हैं, एंड यू नो वी हैव टू लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम देम। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि चाहे वो परिवारवाद हो, एंड में आपको चुनाव लड़के आना है। तो जब आपको अगर लोग सिलेक्ट, अगर आप केपेबल होंगे तो आपको जनता सेलेक्ट करेगी, नहीं होंगे तो जनता आपको नकार देगी। तो डेमोक्रेसी में यही ब्यूटी है। और अभी हमने कुछ देर पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात की जी। इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं अगर सेंटर बैकफुट पे आता भी है जी। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे से ना ऑपोजिशन घेर नहीं पाता, ऑपोजिशन कमज़ोर पड़ जाता है। जी। ऑपरेशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो भी अभी हुआ है, कुछ भी हुआ है, और बीजेपी का एक रहता है कि भाई ये सवाल पूछने का समय नहीं है, तो इसी चीज़ को आप कैसे भुनाते हैं? सवाल पूछने का भी, मैं आ रहा था तो मैंने पेट्रोल पंप में, पालमपुर में ही जब पेट्रोल भरा रहा था, तो पेट्रोल पंप में बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा था, कम से कम 100 फुट का, ऑपरेशन सिंदूर। तो मैंने पूछा कि ओनर मेरे जानकार थे, मैंने बोला ये क्यों लगाया? तो उन्होंने बोला यार ऊपर से आया है इंडियन ऑयल वालों को कि हर जगह ये ऑपरेशन सिंदूर का आपको, तो हर चीज़ को नंबर 1 पॉलिटिसाइज करना, हर चीज़ को। दूसरी बात मुझे क्या लगता है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, दो मैं कोई फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा देशों में रहा हूँ, कल ही मैं जर्मनी जा रहा हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और मैं जहाँ देश की बात होती है, मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट में बोल सकता हूँ क्योंकि अभी भी मैं अपने देश में हूँ। बाहर जाके तो मैं हमेशा, क्योंकि वी आर नॉट कांग्रेस और बीजेपी, वी आर इंडियंस फर्स्ट, तो मैं बाहर जाके बात नहीं बोल सकता। मगर मुझे इंडिया में आज, क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर रहा। पहली बार आपने देखा कि पाकिस्तान के फेवर में, है ना, टर्की, अज़रबैजान टू चाइना टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आके दे रही हैं कि इंडिया ने जो अग्रेशन किया वो अननेसेसरी अग्रेशन किया। उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ा कि फिर एक सर्वदलीय एमपीज़ की डेलीगेशन को भेजना पड़ा, है ना। शशि थरूर को आपने बहुत सुना हर जगह जाके, और उन्होंने भारत का पक्ष रखा। अगर मैं किसी को एडवाइस कर रहा होता फॉरेन पॉलिसी में, आपका ऑपरेशन सिंदूर करने का मेन मोटिव ये था कि जो पहलगाम में जिन लोगों ने उस अटैक को अंजाम दिया उन्हें भारत के हवाले किया जाए। तो आपको अटैक करने से पहले 15 दिन, जैसे ही अटैक हुआ तब आप इंटरनेशनल प्रेशर माउंट करते, आप बोलते कि जो पहलगाम के लोग हैं इन्हें हैंड ओवर किया जाए, अदरवाइज वी विल अटैक। तो आपकी मॉरल स्टैंड आपका बड़ा हो जाता कि देखिए वी आर अ पीस लिविंग नेशन, एंड हिंदुस्तान हमेशा से पीस लविंग नेशन रहा है। वी आर नेवर इन फेवर ऑफ वॉर, नीदर आर इकोनॉमी कैन सपोर्ट वॉर, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान की कर सकती है, उनका तो हमसे भी बुरा हाल है, बट उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यू नो। हम एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में चल रहे हैं, एक वॉर हमें और पीछे ले जाएगी 20 साल। तो इंडिया को पहले 15-20 दिन यही करना चाहिए था। अभी 26/11 में इन्होंने बोला वीक प्राइम मिनिस्टर है, वीक प्राइम मिनिस्टर है। जब 27/11 अटैक हुआ, लगभग 70 देश हिंदुस्तान के पीछे खड़े थे। तो बोला कि नहीं, ये जो 26/11 में जिसने अंजाम दिया है, और पाकिस्तान पे एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर माउंट हुआ। आज पाकिस्तान पे प्रेशर माउंट नहीं, और प्रेशर हिंदुस्तान पे हो गया, वेयर बिग कंट्रीज आर सेइंग दैट इंडिया इज़, यू नो, ये जो अननेसेसरी अग्रेशन इंडिया ने दिखा दिया, यू नो। आप देख रहे हैं जो ड्रोन हमारे पास आए, टर्की के आए, क्यों? हम चाइना का जो प्लेन्स हुए वो वहाँ यूज़ हुए। तो अमेरिका ने आके सीज़ फायर कराया, ट्रंप ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं सीज़ फायर कर रहा हूँ। अगर आपने अटैक किया था, दो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, या तो आप फुल फ्लेज जाते ना। अभी अभी आधा अधूरा जो हम बीच में छोड़ के आ गए ना, उसका अंजाम निकला। तो मुझे लगता है कि ये जो है, आप इंटरनेशनल प्रेशर पहले माउंट करते हैं, येस, एंड देन क्योंकि हमारे लोगों पे, निहत्थे लोगों में उन्होंने अटैक किया था, सो अगर हमें मिलिट्री एक्शन भी लेना होता, बट आपने पहले मिलिट्री एक्शन लिया, फिर आप अपने एमपीज़ को भेज रहे हो जस्टिफाई करने के लिए। और जब आधी कंट्रीज़ मन बना चुकी हैं, मैं एक थरूर साहब का देख रहा था जहाँ कोलंबिया ने भी कंडेम किया था इंडिया का एक्शन, देन दे टुक द स्टेटमेंट बैक, बट वाई हैव वी बिकम डिफेंसिव? हमें तो पहले जाना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था कि देखिए हम अटैक करने वाले हैं,
मगर हम अटैक नहीं करना, दैट्स अ लास्ट ऑप्शन, प्लीज़ टेल पाकिस्तान, प्लीज़ टेल पाकिस्तान। अब ये उल्टा हुआ, और जिसलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो हुआ कि जिन लोगों ने वो प्लान किया, अटैक किया, वो लोग जो हैं उन्हें सज़ा मिले। मुझे लगता नहीं वो लोग अभी भी हमारे हाथ में आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे मोदी जी जितनी भी गाली दे लें नेहरू जी को, एक एलाय जो हमारे साथ खुल के खड़ा हुआ था वो रशिया था, और वो नेहरू जी का उस समय का बनाया हुआ एलाय है। अदरवाइज़ आप हम तो जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जाके जिन भी देश में रेड कारपेट का वेलकम लेते हैं, किस देश ने हमें आके सपोर्ट किया? वो नेहरू जी वाले ही दोस्त एंड में खड़े रहे। अच्छा, जैसे आपने बात की ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग की, तो आपको भी लगता है कि लोकतंत्र में इवेंट तंत्र ज़्यादा बना दिया है बीजेपी ने? ये तो इवेंट्स की ही पार्टी है। ये तो पार्टी जो है, कोरोना आ रहा है तो थाली बजा दो, है ना? तो ये इसमें ही लोगों को बिज़ी रखते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि लोगों का जो दिमाग है वो सही मुद्दों में ना जाए। ये बीजेपी से देखिए, आप वही मैं कह रहा हूँ, सीखने वाली बात है। तो उन्हें आप लोगों का दिमाग सही जगह नहीं क्यों नहीं लेके जा पा रहे? देखिए, सही जगह की बात नहीं है ना, क्योंकि मुद्दों पे जब आप आओगे ही नहीं, आप मुद्दों पे आओगे ही नहीं। देखिए, राम जी सबके पूज्य हैं, सबके पूज्य हैं, आपके भी पूज्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बना। मैं एज़ अ हिंदू आई एम वेरी हैप्पी, येस। जो हमारे एक ऐतिहासिक धरती है जहाँ हमारे भगवान पैदा हुए, बट उस पे चुनाव लड़ना, उससे एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप मुझे बताइए। आप राम मंदिर बन गया, उससे कितने लोगों को, जो एक हिमाचल में युवा बैठा है, कांगड़ा में बैठा है, पालमपुर में बैठा है, उसको क्या रोज़गार मिला? तो ये मैं आपको छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ कि जब ये वाला यूक्रेन वाला वॉर हुआ तो मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। तो ये क्या करते हैं कि ये मीडिया को भी ऐसी चीज़ें देते हैं कि हमारा एजेंडा चले, और लोगों को कभी नोटबंदी लाकर, कभी मेक इन इंडिया, हर बार नया नारा है, और उसका फॉलो अप नहीं है कि उसका एंड में ग्राउंड में क्या हुआ, वो फॉलो अप नहीं है। तो मैं तो कभी पूछता हूँ कि मेक इन इंडिया आने के बाद कितनी प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ी, इंडिया में क्या क्या और बनना शुरू हुआ। अच्छी चीज़ है, मेक इन इंडिया होना चाहिए। देखिए, देश की जहाँ बात है होना चाहिए, बट इन द एंड इट्स लाइक यू राइटली से, इट्स अ इवेंट मैनेजमेंट पार्टी। यह हर चीज़ का बहुत बड़ा इवेंट है, और उसी इवेंट में ही हम जो है वो हमने 15 साल बर्बाद कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आंकड़ों पे मनमोहन सिंह जी के समय में जो ग्रोथ थी, अगर आप जीडीपी ग्रोथ के बारे में आज वो जीडीपी ग्रोथ एवरेज मोदी जी के समय का ले लीजिए और मनमोहन, और जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एक ग्लोबल रिसेशन था। सो यू टॉक ऑन नंबर्स, आप नंबर्स की जब बात करेंगे तो हमेशा, कि नंबर्स है नहीं दिखाने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, गरीबी चरम सीमा पे पहुंच गई है। हिंदुस्तान में अभी भी ऐसा है कि मिडिल क्लास जो यूपी के समय में, क्योंकि एक अर्थशास्त्री जो था वो ज़्यादा बोलता नहीं था, मनमोहन सिंह जी की कमी ये थी कि इवेंट ही नहीं किए। इतना कुछ है इंडिया को दे गए, चाहे वो आरटीआई है, चाहे वो मनरेगा है, क्या कुछ दे गए। मगर ये जो मैं लोकमित्र केंद्र की भी बात कर रहा था, ये भी मनमोहन सिंह जी की देन है। उन्होंने उस समय सोचा कि 100 जीबीपीएस की लाइन, 1 जीबी की, सॉरी 100 एमएमपीएस की लाइन हर गांव में इंटरनेट की पहुंचे। आज आप देखते हैं हर गांव में एनओएफएन, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जैसा प्रोजेक्ट तब इन्वेजन किया कि हर गांव में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क पहुंचा दो। आप तो देखिए, रोडें खुदी उनके समय में, केबल्स डल रही थी। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक आदमी, और जिसके पास विजन हो वो ही कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कहीं जगह भाजपा भी अब रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, ऑलवेज प्रेज नितिन गडकरी जी, इज अ ट्रेमेंडस जॉब। जो अच्छा है वो अच्छा है ना। मगर जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बारी है, जहाँ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की बारी है, जहाँ एक हमारे पास आईटी बूम की थी जो राजीव गांधी के टाइम में उन्होंने शुरू किया, और हम जो 2010, 11, 12 स्टार्टअप्स का बूम था, वो सब अब इंडिया में आके सिकुड़ रहा है। एवरीबडी टुडे स्ट्रगलिंग टू इवन कीप हिज और हर ओन जॉब। सो देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। मतलब कितने जब मैं यूएस से वापस आया था तो एवरीबडी यूज्ड टू टेल मी कि इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्ल्ड पावर। चाइना तो बन गई, बट इंडिया चाइना की रेस में नहीं रही है। जो 2012-13 में, तब मैं भी इसी बूम में सोचा कि नहीं यार, इंडिया इज द प्लेस। तो जिम्मेदारी तो ऑपोजिशन की भी बनती है। नहीं, ऑपोजिशन भी बनती है, बट जो पार्टी रूलिंग में है, आप बोले कि दे आर ड्राइवर्स, आप बोले कि नहीं, जिसको गाड़ी ड्राइव करने को नहीं मिली उसकी भी ऑपोजिट, हाँ उसकी भी है। बट ये आरोप तो लगते रहे ना कि ऑपोजिशन कमजोर है। अच्छा, आप ऑनेस्टली बताइए, आपको लगता है कि राहुल गांधी इज अ पीएम फेस? Has Rahul Gandhi ever said I am the PM face? You tell me. Has he ever said that? Have you ever heard him saying I'll be the PM? बट क्योंकि परिवारवाद का भी Was मुद्दा Sonia है। Gandhi the PM? Who was the last PM from Gandhi family? Was Sonia?
गांधी द पीएम। बट फिर वही कहते हैं कि देखिए वो चुनाव तो देखिए मैं आपको बताऊं 2004 में तो सोनिया गांधी के नाम पे वो चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी, उन्हें कौन रोक सकता था। बट फिर वही बोला ना कि वो तो कठपुतली है। नहीं, कठपुतली की बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है मनमोहन सिंह जैसा आदमी इतना पढ़ा लिखा आदमी, आप तो मनमोहन सिंह की वो वोकल नहीं था। मनमोहन सिंह जैसा आदमी जो जिसने इंडिया को फाइनेंशियल लिबरेशन दी, उसे मतलब कभी भी इंडिया का जब स्वर्णिम आज से 1000 साल बाद लिखा जाएगा, इट वाज मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर हु लिबरेटेड द इकोनॉमी एंड हु हैज द विजन कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, एफडीआई है, इसको खोला जाए, बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन की जाए। बहुत चीज़ें 91 में उन्होंने बदली। ये जो लाइसेंस राज था इसे ख़त्म किया। ऐसा आदमी, उसकी उसकी अपनी कोई ईगो नहीं होगी। मुझे कोई बोले कठपुतली, मैं तो वो तो मनमोहन सिंह है। मुझे कोई बोले कठपुतली, मैं कहूँगा नहीं यार। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा नहीं, मैं राहुल PM गांधी ने कभी नहीं कहा। वो लेकिन फिर प्रधानमंत्री, कौन? देखिए ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। 2004 में आप बोल सकते थे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के पास पढ़े लिखे आदमियों की और नॉलेजेबल आदमियों की अनडाउटेडली है ना। और वो भी कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आज जब सर्वदलीय उनको डेलीगेशन में मिलना पड़ी तो आप देखेंगे वहाँ भी हमारे ही लीडर सब छाए हुए थे, चाहे वो शशि थरूर है, चाहे वो आनंद शर्मा है, क्योंकि यू नो दीज आर एजुकेटेड पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि भाजपा में कोई वो है, बट इनका एक्सपोजर रहा है। तो प्रधानमंत्री की बात तो इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम अगेन, यू नो। राहुल गांधी इज अ लीडर ऑफ अ पार्टी and he is right now not even the president of the party, but भाजपा को अच्छा लगता है कि उस पर अटैक करें, तो ही इज़ वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द पार्टी। और प्रधानमंत्री मटेरियल मुझे लगता है राहुल जी को लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं कभी एक उनका इंटरव्यू बता दीजिए जहाँ वो बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, वो यूपीए जो सरकार थी, MP थे, वो तीसरी बार की MP थे, वो मंत्री नहीं बने। वो मंत्री चाहे बन सकते थे। राहुल जी, सचिन पायलट जब मंत्री थे, सिंधिया जब मंत्री थे, सचिन पायलट 26 साल की उम्र में मंत्री बना दिए गए थे। 26 साल की उम्र में MOS इन भारत सरकार। सिंधिया जी 31 थे। राहुल जी तो उनसे उम्र में भी 5 साल बड़े थे। अच्छा, सचिन पायलट जी की आप बात करें, मेरे को बहुत पसंद है। उनको भी मुझे लगता है बड़े मौके नहीं दिए जाते। देखिए मुझे लगता नहीं, अगर किसी को 26 साल की उम्र में भारत सरकार में मंत्री बना दिया जाए, अगर वो मौका नहीं है, नहीं अभी कौन सा मौका नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी ही इज जनरल सेक्रेटरी इन द पार्टी, he was deputy CM in Rajasthan, and probably he definitely will be the CM in Rajasthan in the coming time, है ना। बट वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, वहाँ लोकल डायनेमिक्स भी बहुत होती है। विधायक किसके साथ है, मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, ही इज़ वन ऑफ माई रोल मॉडल्स। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन पीपल से कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता, आप भाजपा में बता दीजिए 26 साल में भारत सरकार में मंत्री बनना, 26 साल में अगर यहाँ पंचायत में प्रधान बन जाए, लोग कहते हैं यार युवा प्रधान बन गया। 26-27 साल में सचिन पायलट जी मंत्री थे भारत सरकार में, मंत्री थे भारत सरकार में। तो ये तो बहुत बड़ा मौका दिया गया, तभी मैं और आप सचिन पायलट के बारे में जाने। अगर वो मंत्री ना होते और राजस्थान में ही कहीं, तो उनको पूरा देश कैसे जानता। राइट नाउ ही इज जनरल सेक्रेटरी इन द पार्टी एंड ही इज वन ऑफ द मेन लीडर्स इन द पार्टी। अच्छा, सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं क्योंकि आप IT मिनिस्टर हैं। सोशल मीडिया तो कमज़ोर है कांग्रेस का, क्यों? देखिए सोशल मीडिया इसलिए कमज़ोर है क्योंकि सोशल मीडिया का 2 टाइप का यूज़ है। एक टाइप का यूज़ है कि आप जो कर रहे हैं उसे दिखाएं, दूसरा टाइप का यूज़ है कि आप अगर 10 कर रहे हैं तो उसको 100 दिखाएं। तो ऑन द अदर हैंड ये जो पार्टी का कल्चर है वही ज़्यादा दिखावे का नहीं रहा है, ज़्यादा प्रसार प्रचार का नहीं रहा है। आप मीडिया से हैं, अभी हमारी गवर्नमेंट हिमाचल में है तो मुझे मीडिया वाले सब नाराज़ हैं और गलत बात है। वो कहते हैं कि जी जब भाजपा की गवर्नमेंट थी तो हमें इतने एडवर्टीज़मेंट आती थी, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो एडवर्टीज़मेंट कम दे रहे हैं। जब मैं अपने मुख्यमंत्री जी से इसकी बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि जनता का पैसा है और इसे वाइजली खर्च करना चाहिए। फुल पेज की एडवर्टीज़मेंट देना ठीक है, मैं दे रहा हूँ ताकि इन लोगों का भी जो रोज़गार है बनना हो, बट फालतू में पैसा बहाना जो है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लास्ट आई थिंक ईयर ऑफ जयराम गवर्नमेंट 70-75 करोड़ रुपया DPR ने खर्चा था। फर्स्ट ईयर ऑफ सुक्खू गवर्नमेंट, सुक्खू जी ने 20-25 करोड़ से ऊपर नहीं खर्चा हिमाचल में, क्योंकि उनको लगा 50 करोड़ यार ये सेव करके, हिमाचल की जनता का पैसा है, छोटी स्टेट है। प्रतिभा सिंह जी खुश हैं आप सुक्खू जी से? बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं खुश है। पहले था ना CM चेहरे को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। बट उनका बेटे अब मंत्री हैं। तो वो थी मतलब ऐसा कुछ गहमा गहमी हुई थी पार्टी के पीछे? कोई ऐसी गहमा गहमी नहीं हुई, बट वो तो चलो एक ये है क्योंकि हर हस्बैंड वाज अ CM एंड हर सन इज अ PWD मिनिस्टर, सो एट अ वेरी यंग एज इन सुक्खू जी's कैबिनेट। सो प्रतिभा जी हैज आफ्टर दैट शी इज बीन ओके। काफी वोकल भी हैं वो, अच्छी लीडर हैं। वोकल भी है और स्पष्ट बोलती हैं, ज़्यादा लेयर्स लगा के पॉलिटिशियंस की तरह नहीं बोलती हैं। तो
तो हाँ, शी इज नॉट मीडिया अ वालों को टिपिकल भी हड़का पॉलिटिशियन। देती हैं। हाँ जी, मीडिया वालों को भी हड़का हाँ देती हाँ, हैं। शी इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन। हाँ, हाँ। चलिए कुछ सवाल हैं जी क्योंकि कुछ आपके साथ हमारा जो था जी मुलाकात वो जी हो ही नहीं रही थी। जी जी तो ये प्लीज। सवाल बहुत पहले जी मेरे से लोगों ने जी पूछे थे जो हिमाचल के लोकल हैं, जी जी प्रिसाइजली पालमपुर के। तो उनके नाम भी ले लेती हूँ। तो पहला सवाल रजत का है। इनका जी सवाल है कि सुक्खू गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कांगड़ा टू बी टूरिज्म कैपिटल ऑफ एचपी। हाउ जी। मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप्ड सो फार? सी देखिए, जब आप डेवलप करते हैं किसी चीज़ को भी, तो मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ, तो इट टेक्स टाइम। आप अपना घर भी बनाते हैं, तो अभी तो 2.5 साल हुए हैं, तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 5-7 साल में देखने को मिलेंगे। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, क्योंकि पालमपुर से जुड़ा सवाल है, कांगड़ा से, द बिगेस्ट स्टेप जो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इज़ द एक्सटेंशन ऑफ गग्गल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो है वो हमेशा सेंट्रल सब्जेक्ट रहता है। मैं दोबारा सवाल आपको बताऊँगा, ये जो एयरपोर्ट बन रहा है इसमें 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़। हिमाचल का जो बजट है वो लगभग 55,000 करोड़ का है, 60,000 करोड़ का है। और इसमें से 70% जो हमारा बजट है दैट गोज इन पेंशन एंड सैलरीज। अच्छा। तो अब आप देख लो, हिमाचल के पास डेवलपमेंट में हिमाचल के पास कितना पैसा बचता है। ये कोई भी इतना विजनरी स्टेप नहीं उठा सकता था कि गग्गल एयरपोर्ट को बड़ा करो। इससे बड़े से होने से क्या होगा, जो आपका A320 है या 727 है, बड़ा जहाज़ 250 सीटर उतर पाएगा। जो आज एक एवरेज प्राइस धर्मशाला जाने का 8-9 हज़ार रुपये है, सीज़न में 30,000 पहुँच जाता है, ऑफ सीज़न में 6,000 आता है, ये एवरेज 2,500-3,500 रुपये हो जाएगा, क्योंकि बड़ा प्लेन उतरेगा। इससे सबसे बड़ा स्टेप है मुझे लगता है टूरिज्म इकॉनमी बढ़ाने के लिए। अब आज श्रीनगर है, 50 फ्लाइट्स दिन की जाती हैं, 25 टेक ऑफ होती हैं, 25 मिनिमम लैंड करती हैं। बैंगलोर, मुंबई, धर्मशाला की कनेक्टिविटी, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट था तो छोटा जहाज़ ही आ सकता था, ATR आता है, जो फाइनेंशियली भी ज़्यादा वायबल नहीं होता है, बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स इट कैन कैरी, वो उसका एक सबसे बड़ा स्टेप जो इस गवर्नमेंट ने लिया है। और मुझे नहीं लगता जो आने वाले समय में कोई भी मुख्यमंत्री ले सकता था, वो है गग्गल एयरपोर्ट की एक्सपेंशन। एज वी टॉक हेयर, अबाउट 4,000-5,000 करोड़ इन कॉम्पनसेशन हैज़ ऑलरेडी बिन गिवन। ये अगले साल ही एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाता अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें हेल्प आ जाती। अगेन, एविएशन इज़ अ सेंट्रल सब्जेक्ट। हाँ। 3 राज्यसभा MP और 4 लोकसभा MPs हैं। सबसे बड़ी उनकी विफलता यही है। आज वो भारत सरकार के पास जाएँ और बोले एयरपोर्ट तो ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस ही यूज़ करेंगे या सुक्खू जी खुद के लिए यूज़ करेंगे। एयरपोर्ट बनेगा तो आप, मैं, हम सब यूज़ करेंगे, हम सबको फ़ायदा होगा और टूरिज़्म कितना बढ़ेगा। सबसे बड़ा स्टेप तो ये है। दूसरी बात ये है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट, अभी उन्होंने फाउंडेशन उसका रखा, एंड आई वाज़ डीपली इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोजेक्ट। बनखंडी में एक सैंक्चुरी बनने जा रही है हाँ। इन 1000 कनाल्स ऑफ लैंड। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप सिंगापुर जाते हैं उसके तर्ज पे, मतलब एक वर्ल्ड लेवल का कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि CM का मानना है कि कोई कांगड़ा आए तो उसके पास 3-4 चीज़ें हों करने के लिए। वो एक दिन में बोर हो जाता है, बीड बिलिंग देखेगा, धर्मशाला देखेगा, फिर वो भाग जाएगा। सो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सच स्पेसेस वेयर, सो आई थिंक एयरपोर्ट, this Bankhandi project, first time in Pong Dam, you will see water sports is happening. He's already given permissions to shikaras where people could stay in the dam. So अब ये 3-4 साल इसको आपको रिजल्ट्स आते दिखेंगे, बट इट इज़ ऑलरेडी ऑन द वे। सो आई थिंक, इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक एयरपोर्ट ही एक सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कांगड़ा की पूरी दिशा को बदल देगी। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, अगर मैं जी पालमपुर की जी बात करूं, आप भी इतने समय जी से वहां रह जी रहे हैं, मैं भी वहां रह ही रही जी हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि पालमपुर में भी ना लोग अभी इतना जानते नहीं है, जबकि पालमपुर टी सिटी अगर नॉर्थ की कहें जी तो जी नॉर्थ की जी टी कैपिटल जी है। फिर आप कैप्टन शहीद कैप्टन जी विक्रम बत्रा, जी सौरभ जी कालिया, जी मेजर सुधीर जी वालिया, कई ऐसे नाम हैं जो पालमपुर से रिलेटेड जी हैं। लेकिन जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, मैं जी पालमपुर की रहने वाली हूँ, तो जी बोलते हैं अच्छा वो राजा हिंदुस्तानी जी वाला। जी राजा हिंदुस्तानी में पहली बात तो पालमपुर पर था था नहीं, ही मैं लोगों को नहीं। जी बता दूं। जी तो क्यों ऐसा है कि पालमपुर को लोग जानते ही नहीं हैं? देखिए, पालमपुर को इसलिए नहीं जानते क्योंकि पालमपुर, अभी जब आप और मैं हम वहाँ थे तो 20-30 हज़ार लोग रहते थे, और धीरे धीरे एज अ टूरिज्म कैपिटल भी अब पालमपुर बढ़ रहा है। आप देखते थे कि पहले अब एक ITC ने भी होटल अभी खोल दिया, फिर सरोवर, ऐसे ऐसे बहुत होटल चेंज जो हैं ये आना शुरू हुई। एंड पालमपुर एक क्वेंट डेस्टिनेशन, पालमपुर की अच्छी बात क्या है कि इट इज़ कमिंग अप एज अ लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नाउ। इट इज़ नॉट जो वहाँ पे चाहे होटल्स आ रहे हैं, जो टूरिस्ट भी आ रहा है, अच्छे लेवल का टूरिस्ट आ रहा है। धर्मशाला वॉज ऑलरेडी फेमस बिकॉज ऑफ दलाई लामा देयर। मनाली कुल्लू ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस थी। पालमपुर में अच्छी बात क्या है कि एक मनमोहक पहाड़ों का नज़ारा है। सो सी हुएवर कम्स फ्रॉम दिल्ली और मुंबई, वो चाहते हैं कि हम बर्फ़ में पहुंच सकते हैं। पालमपुर में एक बहुत अच्छी बात है कि मनमोहक धौलाधार का दृश्य है, बट हमारे पास स्नो बाउंड पीक्स नहीं है।
लोग जैसे आते हैं तो वो मनाली आजकल भी रोहतांग पास जाने की बर्फ़ को छू सकते हैं। तो ये जोग्राफिकल हमारा दो रहने के लिए पालमपुर से मुझे लगता नहीं हिमाचल में कोई बेहतर जगह है। बट अगर आप टूरिस्ट के मुझे भी बहुत फ़ोन आते हैं कि हम पालमपुर आ रहे हैं, अच्छा बर्फ़ दिखेगी? बर्फ़ मिलेगी? मैं गलत कह रहा हूँ आप बताइए, नहीं नहीं, है ऐसे ना? ही होता है। तो पालमपुर में एक सबसे बड़ी जो हमारा डिसएडवांटेज रह रहा है कि बर्फ़ जो है, कोई दिसंबर में भी आता है, अच्छा यार बर्फ़ बताओ कहाँ है? अभी मुझे इतने फ़ोन आते हैं, यार बर्फ़ कहाँ है? तो रोहतांग पास में बर्फ़ मिलेगी। तो या शिमला के हाई रीचेस में जाएंगे तो बर्फ़ मिलेगी। बट पालमपुर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म ग्रोथ आज से 10 साल से मुझे लग रहा है 10 टाइम्स टूरिस्ट आ रहा है। और एज अ रेजिडेंट ऑफ पालमपुर मैं भी नहीं चाहता कि यस टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हो, बट इतना ज़्यादा हो जाए कि पालमपुर हैंडल ही ना कर पाए जो पालमपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रू। है। सो इट हैज़ टू बी आई थिंक अ बैलेंस ऑफ बोथ। अभी आज मैक्लोडगंज में मैं 5-6 फैमिलीज़ को जानता था जो आज से 100 साल पहले मैक्लोड सब भाग गए वहाँ से मैक्लोडगंज, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रैफिक। रहने लायक नहीं रहा है। तो मनाली में जो मेन सिटी में रहते थे सब बाहर जा रहे हैं, है ना? तो वो जो दिक्कत है मुझे लगता है पालमपुर शुड ऑलवेज कीप अ बैलेंस ऑफ टूरिस्ट इनफ्लो, और ये जो हमारे रेजिडेंट्स हैं इनके लिए भी रहने लायक बन जाए। ठीक है, अगला सवाल है अतुल अतुल परमार। आईआईटी एक्सटेंशन सेंटर आ रहा है, लोकल्स को क्या फ़ायदा होगा? वैसे पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर एट ऊना अभी तक शुरू नहीं हुआ। देखिए जो आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर है, ये एक्सटेंशन सेंटर करके अब एक बहुत बड़ा 130 एकड़ में बन रहा है। एक्सटेंशन सेंटर बनता है जो 4-8 एकड़ में। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, आईआईटी को ज़मीन दे दी गई है। एनआईटी हमीरपुर जो है उस पर सर्वे कर रही है, जो सर्वे एजेंसी, बिकॉज हमने आईआईटी को रिक्वेस्ट किया था कि इसका टेंडर में सर्वे करते हुए इतना समय ना निकालिए, तो वो कर रही है। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। अब जो कमांड वाला भी आईआईटी है, वो गुलाम नबी आज़ाद तब एचआरडी मिनिस्टर थे, और वो कमांड जो मंडी में भी आईआईटी है 2012-13 में सैंक्शन हुआ। आते आते इसे 16-17 लगे, क्योंकि देयर आर बिग प्रोजेक्ट्स। मैं बता रहा हूँ कोई अपना घर भी बनाता है 20,000 स्क्वायर फीट का, तो उसे ही 2-3 साल बट लग जाते शुरू हैं। नहीं हुआ, उनका सवाल ये है कि अभी तक नहीं, तो शुरू। वो तो अभी तो अनाउंस हुआ है, मतलब इट इज़ जस्ट बीन अनाउंस्ड 3 मंथ्स बैक, द लैंड ट्रांसफर वाज़ डन 4 मंथ्स बैक। अभी आदमी जब अपनी ज़मीन ही खरीदता है आज, साइन है ना? वगैरह। नहीं, अभी आज कोई तो ये तो लोगों की भी एक्सपेक्टेशन अनरियल है कि ये तो अभी मैंने 3 महीने पहले अनाउंस किया आईआईटी का एक्सटेंशन कैंपस। सो बिकॉज़ आई एम इन द बोर्ड ऑफ नहीं, आईआईटी इन्होंने मंडी। लिखा कि वो सेंटर आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन जी। उन्होंने कहा कि पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर एट ऊना अभी तक शुरू नहीं हुआ। देखिए उसकी मुझे नॉलेज नहीं है कि जो पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर है ऊना में, और हमारा तो आईआईटी के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि आईआईटी की जो लैंड 1 रुपये लीज पे दी गई है वो इसी कंडीशन पे दी गई है कि दे विल स्टार्ट एंड यूटिलाइज द होल लैंड। द मोमेंट वी विल रियलाइज दैट दे आर नॉट डूइंग इट, द लैंड विल बी टेकन अवे फ्रॉम देम। ओके। एंड सेकंड थिंग इज आईआईटी ऑलरेडी हैज़ अ ग्रांट ऑफ 200, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूँ मैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का मेंबर हूँ आईआईटी कैटलिस्ट का। 200-300 करोड़ जो मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे थे उनके पास पड़ा है, so they are going to use that money in that. So of course ये ऐसा नहीं है कि मतलब अगले साल वो काम होना शुरू हो जाएगा। और आपका सवाल ये है कि लोकल्स को क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा। 130 एकड़ में कैंपस आएगा, इतने प्रोफेसर्स आएंगे। अच्छा प्रोफेसर्स तो आएंगे, हमारे जो इतने पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं पालमपुर के आसपास के, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। दे आर अदर जॉब्स। अब आईआईटी मंडी में मैं देख रहा था तो जो गार्ड्स हैं मंडी में, ओवर 350 गार्ड्स हैव बीन एम्प्लॉयड। 350 तो गार्ड्स की नौकरी है। क्लास 3 क्लास 4 अगर आप ये भी आप देखें तो बहुत जॉब्स और अच्छी जॉब्स बहुत बनेंगी। सेकेंडली बच्चों का इन्फ्लक्स आएगा तो लोकल बिजनेसेस बहुत बढ़ेंगे। अगला सवाल है अनुराग का। पालमपुर की डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? शायद हमने उस पर चर्चा कर ली। जी अगेन पालमपुर मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, मुझे जो पालमपुर देख के डर लगता है कि हमारे रोड छोटे हैं, दोनों साइड घर बन गए हैं, तो पालमपुर कहीं ना कहीं ऐसे धर्मशाला मैक्लोडगंज या मनाली जैसा ना बन जाए। सो यू नो वी हैव टू थिंक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी ये जो सरकार है उसने बहुत अच्छा एक क्योंकि जो गांव थे हमारे जो शहर के अंदर थे तो वहाँ तो टीसीपी और एमसी अप्रूवल लगते थे होटल्स के लिए। गांव में जाके कोई 80 रूम का होटल बना दे उसको टीसीपी का अप्रूवल नहीं चाहिए था। अब गांव में जब 50 या 80 रूम का होटल बनेगा तो रोड तो वही जा रही है 4 मीटर की, तो गांव वालों के लिए जब टूरिस्ट इन्फ्लक्स आता है तो अपने ही घर जाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। तो वो अब गवर्नमेंट एक नॉर्म ले आई है कि कोई भी होटल गांव में भी बनेगा तो उसको टीसीपी का या एमसी का अप्रूवल चाहिए। एमसी का तो नहीं, टीसीपी का अप्रूवल चाहिए। उससे क्या होगा कि दे विल एवेल्युएट कि कितने मीटर रोड जा रही है। सो जहाँ पे मान लो कोई अगर 5 सितारा होटल है और 3 मीटर अप्रोच रोड है तो गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव दैट। सो दैट दो वी आर लेट इन ब्रिंगिंग दिस, ये मुझे लगता है 10-15 साल पहले ही अमेंडमेंट आनी चाहिए थी, बट बेटर लेट देन एवर। तो ऐसी मगर जो अभी भी जो रोड है वो वही है, और उनको ब्रॉड करने का हमारे पास, क्योंकि आसपास घर बने हुए हैं, लोगों की अपनी ज़मीनें हैं, तो वी हैव टू बी वेरी टैक्टफुल टू सी कि बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं
ये कैसे आ रहे हैं और कैसे कैसे। तो मुझे लगता है कि ये है। और पालमपुर में टी गार्डन्स शहर के बीच में, इन्हें भी कंजर्व किया जाना चाहिए, जो अर्बन टी एस्टेट्स हैं, इसी से पालमपुर की ग्रीनरी है। ग्रीनरी है। दुष्यंत है, अगला सवाल है इनका कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? योगी मॉडल बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं होता? बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैं, इनका नाम क्या है, सॉरी? दुष्यंत। दुष्यंत जी को मैं बताना चाहूँगा, अभी इंदौरा एक जगह है जो एक हब था ड्रग्स का, कांगड़ा में, जो पठानकोट बॉर्डर के साथ है। वहाँ पे बहुत बिल्डिंगें गिराई गई। और अभी मैं उस दिन पालमपुर के थाने से गुज़र रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक पोकलेन मशीन खड़ी देखी और एक जेसीबी मशीन खड़ी देखी। मैंने कहा ये क्यों जब्त की है? तो जब मैंने इंक्वायर किया, उन्होंने कहा कि ये आदमी जो था ये ड्रग्स की पेडलिंग में पाया गया और इसकी सारी गाड़ियाँ और सब कुछ उन्हें लगा कि ये ड्रग के पैसे से खरीदी गई। तो पालमपुर के थाने में अभी देखेंगे एक पोकलेन मशीन खड़ी हुई है, विच इज़ एक्सपेंसिव मशीन। आई एम टोल्ड कि करोड़ रुपए से ऊपर की मशीन है वो। तो आई वाज आस्किंग कि इसका क्या करेंगे? उन्होंने कहा इसको हम कोर्ट से मिलेगी तो इसको ऑक्शन करेंगे फिर। तो ऐसा नहीं है। और अभी तो ये देख रहे हैं, हिमाचल के जो भी न्यूज़ फॉलो करते हैं, द बिगेस्ट क्रैकडाउन इन मैनी ईयर्स हैज़ बिन बाय दिस गवर्नमेंट। आर CM, Deputy CM in Vidhan Sabha have told that no MLA of any party should pressurize the police on these drug cases, क्योंकि अगली नस्लें ख़राब हो जाएंगी। तो CM बिल्कुल क्लियर है, डेप्यूटी CM एकदम क्लियर है। और ह्यूज अरेस्ट अभी अपर शिमला में एक बहुत बड़ा 80-90 लोगों का जो है वो एक पूरा उन्होंने क्रैक किया। देयर वाज अ होल कार्टेल मेड, और वो आज से नहीं 15-20 साल से काम कर रहा था। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। आखिरी सवाल कार्तिक का है। इनिशिएटिव डन फॉर ब्रिंगिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर पालमपुर यूथ इन फील्ड ऑफ IT और सिमिलर प्रोग्राम्स। तमन्ना जी, क्या है कि जब मैं पिछली बार भी मैं सिमिलर रोल में था वीरभद्र सिंह जी के साथ, तो मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि मैं IT पार्क लाना चाहता था, क्योंकि मैं पालमपुर का हूँ, मेरी पहली ऑप्शन थी पालमपुर, मगर हिमाचली भी हूँ। तो जो IT कंपनीज थी, हमारा एक STPI है, उन्होंने फिजिबिलिटी स्टडी किया। दे फेल्ट इट इज़ बेटर टू बी अराउंड गग्गल, विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम पालमपुर, ने धर्मशाला चैतड़ू में। तो वो एक IT पार्क उस समय बनना शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पिछली सरकार में उसको ज़्यादा वो पुश नहीं मिला। इस साल के एंड तक दो बिल्डिंग इज़ रेडी, इंटीरियर आर रेडी। लास्ट टाइम जो फ्लड्स आए उसमें उसका अप्रोच रोड थोड़ा बह गया। IT पार्क इज़ 100% रेडी। अभी मैं 2 हफ्ते पहले आया तो उसकी AC की फिटिंग्स अंदर चल रही हैं, तो शीश सब कुछ हो चुका है। अबाउट 30-40 करोड़ रुपीज़ का वो बना है, अराउंड 15-20 करोड़ की वो लैंड है जहाँ वो बना है। यानी कि आने वाले दिनों में हाँ, गुड न्यूज़ आएंगी। हाँ, तो वो दैट, एंड वी आर ऑल्सो मेकिंग एन IT पार्क देयर। एंड अभी मैंने पालमपुर के आसपास प्रॉब्लम क्या है कि लैंड बैंक ज़्यादा नहीं है, सरकारी ज़मीनें नहीं हैं। बट अगर आपके माध्यम से भी एनी इंडस्ट्री हु वांट्स टू सेट अप देयर सेंटर देयर, पालमपुर नहीं होगा तो मे बी धर्मशाला रोड पे, वी इफ़ इट्स अ क्रेडिबल इंडस्ट्री, ऑल द परमिशंस ऑफ 118। पहले क्या था कि IT इंडस्ट्री में 118 लाना बड़ा मुश्किल था, वो इस गवर्नमेंट ने खोल दिया है। एंड वी आर वेरी विलिंग टू इन्वाइट एनी इन्वेस्टर हु वांट्स टू ओपन देयर ओन सेटअप। और मैं आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहूँगा कि जो पालमपुर है, कांगड़ा वैली है, दैट कुड बी द इनोवेशन हब ऑफ द कंट्री। हम नोएडा में बैठे हैं, ये गुड़गांव में, नोएडा में सब बड़ी कंपनीज के सेंटर हैं। दीज कुड बी ऑपरेशन सेंटर्स। बट आपको इनोवेशन करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट करने के लिए, यू नीड एन एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर्स इट। आप स्टैनफोर्ड का कैंपस है, कूपर्टिनो, आप अपने फ़ोन में टाइम जोन देखते हैं, कूपर्टिनो हिमाचल, पाइन ट्रीज लगे हैं। सो वो एनवायरनमेंट वैसा है जहाँ पे आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट करता है, द एनवायरनमेंट फॉस्टर्स इट। सो आई थिंक पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, बीड़, इससे बेटर जगहें नहीं है। बीड़ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोवर्किंग स्पेसेस चल रही हैं, वो इको स्ट्रक्चर एक बन गया है। अच्छा, मेरा फेवरेट राउंड रैपिड फायर राउंड, जल्दी जल्दी आंसर्स। अच्छा, पालमपुर की सबसे अच्छी चीज़ आपके हिसाब से क्या है? मुझे लगता है पालमपुर का वेदर एंड द व्यू ऑफ द धौलाधार। पालमपुर की एक ऐसी चीज़ जो बदलनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो रहा है, तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड वाइडनिंग बहुत ज़रूरी है। कांगड़ा वैली का सबसे अंडररेटेड टूरिस्ट स्पॉट? आप किसी भी अंडररेटेड, मैं एक नहीं कहूँगा, आप किसी भी शहर के बाद छोटे मोटे किसी भी गांव में चले जाइए, तो ईच विलेज इटसेल्फ इज़ अंडररेटेड। या अंडररेटेड। बट आजकल तो बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग, गूगल देख के जाते हैं, इंस्टा रील्स देख के जाते हैं। सो मेरे दिमाग में 5-6 जगह आ रही है, बट इट विल बी इस बार मैंने नई नाम सुना, एक राजकुंदा। हाँ, लेकिन मैंने सुना कि वहाँ पर भी इतनी भीड़ हो गई है। जी जी, राजकुंदा में भी रोड निकल गया, बीड़ से एक रोड जाता है। जब तक वो रोड नहीं था मैं तो तब गया था, कच्चा रोड पे। तो ये जहाँ जहाँ भी रोड जा रहा है, बट वेरी ब्यूटीफुल। अगर एक दिन आपको पालमपुर में बिना सिक्योरिटी के घूमने का मिल जाए तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे भी ये बिना सिक्योरिटी के ही है। देखिए, हमारा जो हिमाचल का कल्चर है ना, वहाँ ज़्यादा
ज़्यादा सिक्योरिटी का कल्चर ही नहीं है, और पालमपुर में मैं बिना ही उसके घूमता हूँ, और जो हमें सरकार से PSOs भी मिलते हैं, नोबडी इज़ इन अ पुलिस ड्रेस, मोस्टली ऑल आर सिविलियन। तो आपके मेरे साथ अगर कोई चल भी रहा होगा, आपको लगेगा कि वो ऐसे इसका दोस्त ही चल रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो कल्चर इन एंटायर हिमाचल टू शो देयर वेपन्स एंड तो मेरे बहुत बार मेरे जो नेफ्यू नीसेस हैं वो हंसते हैं कि वो उसको बोलते हैं आपके पास गन है, गन दिखाओ। अच्छा, ये गन छुपा के क्यों रखते हैं? इवन कि आप आज आए तो मैं तो एकदम सरप्राइज होगी कि वो बुके शुके लेके रखे थे, वो तो दे ही नहीं पाई। तो मतलब अच्छा लगा ये हिमाचल का कल्चर है। आप हमारे ये भी क्या है हिमाचल के, अगर आप CM के पास भी जाएंगे, बहुत लोग इधर उधर के आते हैं यार CM को तो ऐसे ही मिल लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो यूपी के एक विधायक की सिक्योरिटी जितनी वो लेके चलता है, आई थिंक हमारे CM की उतनी सिक्योरिटी होगी। सो इट्स अ पीस लविंग स्टेट एंड इट शुड रिमेन लाइक दैट। पालमपुर का सबसे फेवरेट फूड जॉइंट डिपेंडिंग क्या खाना है। अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी? नहीं, डिपेंडिंग क्या खाना है। अच्छा, मोमो कहाँ के पसंद है सबसे ज्यादा? मोमोज एक ये सूद मोमो कॉर्नर है, अच्छा। उसके मोमोज बहुत अच्छे हैं, और मटन मोमोज उसके अच्छे हैं। और अगर आपको थोड़ा आजकल 2-3 जगह हैं जो आटा मोमोज है, हेल्दियर वर्जन भी दे रही हैं, मैदा ना खाना हो। ओके, एक पॉलिटिशियन जिससे आप डिबेट नहीं करना चाहेंगे? मतलब इसका मैं किस सेंस में लूँ कि डिबेट में फंसना ही नहीं चाहूँगा, कि मुझे मतलब लगता है कि कभी मेरी अगर कंगना के साथ डिबेट हो तो मैं कंगना के साथ डिबेट नहीं करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि वो मुद्दों पे बात नहीं करेंगी, वो बोलेंगे कि अभी आज़ादी तो 2014 में मिली है। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है वैसे? मैं ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, मगर जिसकी मूवी मैं देखता हूँ फिर वो मुझे लास्ट जो मूवी देखी होती है, तो अभी मैंने डिप्लोमैट देखी। कंगना तो की देखी कोई? कंगना की बहुत मूवीज देखी यार। कंगना इज अ वेरी फाइन एक्टर। कंगना इज अ वेरी फाइन एज एन एक्ट्रेस ज्यादा पसंद है पॉलिटिशियन? एज एन एक्ट्रेस ऑफ कोर्स शी इज अ वेरी फाइन एक्टर। पॉलिटिक्स में सबसे अंडररेटेड लीडर कौन है? मुझे लगता है कि हर लीडर अंडररेटेड होता है जब तक वो शाइन ना करे। तो एवरीबडी, मैं एक का नाम अगेन नहीं लूँगा, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं मुझे लगता है वाह इसमें तो इतना टैलेंट है, बट वो टैलेंट दुनिया को तभी दिखता है जब वो कभी CM या PM या भारत सरकार में बड़ा मंत्री बनता है तभी। अच्छा, बीजेपी का कौन सा कैंपेन आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है? देखिए, बीजेपी में बहुत अच्छी एक बात है जो हमें सीखनी चाहिए, वो हर एक आपदा में अवसर तलाश कर लेती है। अब जैसे किसी ने मोदी जी को बोला चाय वाला, उन्होंने उस पर ही पूरी कैंपेन बना दी, चाय पे चर्चा शुरू कर दी, तो विच इज़ वेरी गुड अब जैसे हमारे CM है, पता नहीं आपको पता है, उनके फादर HRTC में ड्राइवर थे। तो अगर यही भाजपा में कोई CM होता तो उन्होंने HRTC को ही अपना बना लेना था और हर एक HRTC वाले ड्राइवर को बताना था। तो ये इन चीज़ों को पोलिटिसाइज़ नहीं करते, बट ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है भाजपा अच्छे से करती है ताकि लोग रिलेट कर पाएँ कि देखिए, नहीं तो भाजपा तो कहती है चाय वाला। कांग्रेस में भी आप बोलते हैं कि एलीट्स की पार्टी है, एलीट की पार्टी है, तो HRTC ड्राइवर का बेटा कैसे आज CM है एक स्टेट का। तो आई थिंक बीजेपी वो एक इवेंट जो बना देती है, वो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। ठीक है, आपको एक एक वर्ड बताना है। राहुल गांधी इन वन वर्ड? इज अ जेंटलमैन। मोदी जी इन वन वर्ड? इवेंट मैनेजर। पॉलिटिक्स इन वन वर्ड? आई थिंक पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स से बेटर वर्ड क्या होगा? ऑपोजिशन इन वन वर्ड? नीड्स टू स्टेप अप। कंगना इन वन वर्ड? फाइन एक्ट्रेस, बट लिटिल अग्रेसिव एज अ। अच्छा, ऐसे एग्रेसिव कई महिला पॉलिटिशियन आपके कांग्रेस में हैं? क्योंकि पिछले आपने देखे होंगे, इनके बयान देखे होंगे कंगना के, आउटस्पोकन है किसी के बारे में। देखिए, आउटस्पोकन होना अलग चीज़ है और एक फैक्चुअल बात करना। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए कंगना बीजेपी की भी है, बट कंगना हिमाचल की भी है। कभी लोग आपको मारा, अरे देखो कंगना क्या बोल रही है यार। तो वो एक फैक्चुअल बात करना। अब जैसे आज़ादी अब मिली, वो कुछ भी जो है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को आउटस्पोकन महिला लगता है कि क्यों आउटस्पोकन है। I disagree with that. It's good to be outspoken. It's good to speak your heart out. But sometimes it's also good to read a bit about. देखिए, अब कंगना का जो फोटे है वो she is an actress, and nobody in Himachal can beat her in her acting career. Probably at this stage. प्रीति जिंटा भी है, ऐसा भी है, but at ये जो है कंगना is one of the most famous. यामी गौतम है, कंगना है। कहीं जगह मेरी एक्सपर्टीज नहीं होती, मैं किसी से नॉलेज ले लेता हूँ और मैं चुप रहता हूँ सब्जेक्ट्स पे। अच्छा, कंगना से अगर डिबेट करने को मिल जाए ज़बरदस्ती, अभी तो आपने बोला नहीं करना चाहूँगा, कौन से टॉपिक पे डिबेट करेंगे? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं जब उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ तो मैं कभी कभी घबराता हूँ, यार ये क्या हर कुछ बोल रही है। एंड जब आदमी दूसरा ना सुनने को तैयार होता है, और तो मैं कभी एक दिन विक्रमादित्य जी को बोल रहा था कि आप कैसे इनके बयानों का जवाब देते हैं, तो उन्होंने बोला मैं देता ही नहीं हूँ। तो फिर लोगों को लगता है डर गए? नहीं, वो कहते हैं कि ठीक है, पीपल विल टेक इट्स, वो कहते हैं कि लेकिन हार पचा गए थे क्या विक्रमादित्य? मतलब इतनी बड़ी हार पचा गए थे? देखिए, पॉलिटिक्स आप हमेशा जीतते नहीं रहोगे। आप हमेशा, अगर आप हार के डर से चुनाव ही ना लड़ो
कौन सा ऐसा नेता जो हारा नहीं है? बट कंगना से हारना एक बड़ा तो सेटबैक कंगना तो बहुत बड़ी आपको, शी इज़ इंडिया को कांस फिल्म फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करती है, शी इज़ अ तो ग्लोबल फिल्मी फिगर। करियर नो हो बट गया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, पीपल वांट टू। हुआ क्या, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सरका घाट एक जगह है जहाँ से कंगना मूलता है। हाँ। तो वहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि यार वो जो एक सरका घाट का लीडर है, उसके जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो कंगना की रैली में चले गए, तो आप उन्हें रोकिए। मैंने उन लीडर को कहा, बोलता यार ये मानते नहीं है लड़के, ये बोला कि कंगना आई हम देखने तो जाएंगे ना। तो वो एक सेलिब्रिटी जो फिगर फिगर है, नॉट दैट कि कंगना को उसीलिए देखो सेलिब्रिटी, लोगों को क्या लगता है कि मैं जोगिंदर नगर में एक प्रधान से बात कर रहा था, तो मुझे बोलने लगा, लड़का यंग लड़का है, बोला सर भैया चलो इस बहाने कंगना शहर में तो आएगी, नहीं तो हम तो कहाँ देख पाएंगे कंगना को। तो वो एक मोटिवेशन रहती है कि विक्रमादित्य तो आता जाता रहेगा ना। तो मैं वही बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स बहुत मल्टी डायमेंशनल है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी पंचायत से भी लीड आ गई और वो बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ का लड़का है, यंग लड़का है। बोला भैया चलो पता नहीं मेरी पंचायत में आएगी कि नहीं आएगी, बट इस बहाने कंगना तो आएगी। तो वो बहुत ऐसे फिगर्स हो। आई एम नॉट अगेन सेइंग कि कंगना सिर्फ उसी वजह से जीती, मैंने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए। हिमाचल की लड़की है, बट बहुत ऐसे फैक्टर्स रहते हैं। और फिर मैंने बोला विक्रमादित्य, बोला वो तो आते जाते रहते हैं उनको तो। अच्छा, आपने हिमाचल की लड़की आप बार बार बोल रहे हैं तो मेरे को एक ऐसी जहन में चीज़ आई। जी हिमाचल में कई ऐसे लोग हैं, प्रिसाइजली फिर से मैं पालमपुर की अगर मैं बात करूं, जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा अचीव किया है, इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी जी अचीव जी कर रहे हैं। जी लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि उनको ना वो मिला हो, एक रिवॉर्ड मिला हो, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पालमपुर। और आप भी पालमपुर से हैं, गवर्नमेंट ने किसी तरह से उनको सम्मानित किया हो। मैं बाकी जगहों में देखती हूँ, मैं यूपी में देखती हूँ, बिहार में देखती हूँ, इवन के जो एंकर्स हैं जो बहुत आगे तक चले गए हैं। मतलब मैं अपनी बात नहीं मैं कर समझ रही। गया आपके डायरेक्शन में जा रहे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने बड़े जी सारे ऐसे जी लोग जी देखे जी हैं जिनको उनके स्टेट्स जी में मतलब ऑब्वियसली जी जी रिवॉर्ड किया जाता है। जी और मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने जर्नलिज्म जी किया था ना, तो मेरे को बड़ी परेशानी हुई थी ये जानने में कि जर्नलिज्म है है क्या, क्या, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। एक्सपोजर नहीं होता है, हाँ, बिल्कुल आपका बिल्कुल। मतलब शिमला के अलावा कहीं और जी बीजेएमसी का कोर्स ही नहीं है था। नहीं था, और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि बीजेएमसी भला क्या है। वो बिल्कुल पालम बिल्कुल पीसीसीएन होता था, एक बिल्कुल पीसीसीएन। पीसीसीएन का। वहां जी पर एक ऐड चल रही थी नीचे जी टिकर में कि जी अगर आपको एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, जी तो आप जलंधर में एक कॉलेज है वहां पर संपर्क करें। वो जी बाय चांस मेरी मदर ने देख ली और उनको लगा कि अच्छा मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ जी और इधर उधर उछलती कुलती रहते हैं, शायद इसके लिए कुछ ऐसा हो। क्योंकि मैं ऐसी ना वो ड्रामा करती थी न्यूज पढ़ने जी का, नमस्कार स्वागत है आपका जी ऐसे से। जी तो वो बोल दिया, तो वो मतलब एक वो हुआ कि जाना जी था, चली गई। जी लेकिन मेरे को पता ही नहीं था। जी तो ये अवेयरनेस की कमी भी है, और मेरे जैसे पता नहीं कितनी जी लड़कियां होंगी। जी इवन कि मैं अगर खूबसूरती की भी बात जी करूँ ना, तो मैंने पालम हिमाचल से ज़्यादा जी खूबसूरत लड़कियां कहीं नहीं जी देखी। मैंने जितना भी घूमा है। लेकिन उस चीज़ को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस तरह के ब्यूटी पेजेंट्स नहीं होते नहीं हैं। होते हैं जी। क्यों? और होते भी हैं तो अब नहीं, अभी देखिए ये ना सोसाइटी की बात होती है, ब्यूटी पेजेंट हो रही भी है, जैसे अब दिव्य हिमाचल में से हिमाचल कराता है, देयर आर मेनी अदर चैनल्स हु स्टार्टेड डूइंग इट, बट ऑल्सो द सोशल स्ट्रक्चर। हिमाचल में अगर होगा भी तो बहुत से पेरेंट्स कहेंगे अपने बच्चों को कि तुम मत जाओ आगे, बिकॉज द सोशल स्ट्रक्चर इज मेड लाइक दैट। सेकेंड थिंग इज, आपने जो बात बताई, मैं भी क्योंकि उसी वहीं पला बड़ा हुआ, यस एक एक्सपोजर की कमी रहती है, बट ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि मैं अपने क्लासमेट्स की बात करूं, छोटे शहर में रह के एवरीबडी बिकेम अ, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हसलर। सबको अपना रास्ता तय करना आ गया सबको, क्योंकि बचपन से सबको सिखाया गया था कि मेहनत करनी पड़ेगी कुछ बनना है। तो जो मैं बड़े शहरों के बच्चे में कम देखता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो पालमपुर में हमसे भी जो 10-20 साल बड़े भी हैं और अभी जो पढ़ भी रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें ये पता है कि यार अपना रास्ता, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है ज़िंदगी में तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं है, कमी है। बट मुझे लगता है अब इंटरनेट के आने से और बहुत चीज़ें आने से बहुत कुछ बदल गया। अब मैं जब पालमपुर में भी किसी 16 साल के बच्चे से बात करता हूँ तो दे आर मच मच मोर नॉलेजेबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रेवोल्यूशन दैट हैज़ कम कई इन। बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी गए तो हैं। स्पोर्ट्स में भी गए हाँ, हैं, और वो बहुत है। मुझे लगता है एक छोटे टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है कि अगर स्पोर्ट्स में भी है तो स्पोर्ट्स में बच्चा क्या ही करेगा। अभी मैं कभी कभी अपने सिस्टर्स के भी बच्चों को देखता हूँ जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, कभी वो कोई चेस की क्लास ले रहा है, तो कोई रूबिक्स क्यूब्स की क्लास ले रहा है, तो कोई सॉकर की क्लास ले रहा है। ये छोटे शहर में एक्सपोजर की कमी रह जाती है, बट उसका मुझे लगता है कि एक बेनिफिट अदर अच्छी साइड भी है, जहाँ अगर कोई कमी है। अब हम बचपन में खेतों में खेलते थे, तो उसमें जो चार्म था खेतों में खेलने का, और पालमपुर जैसे शहर में कभी भी एक इकोनॉमिक बेसिस पे फैब्रिक नहीं बना है। अब मैं बचपन में खेलता था टी गार्डन में, जो हमारे लेबरर्स काम होते थे उनके बच्चों के साथ, तो वो मेरी पिटाई कर देते थे,
कभी वो सोचते नहीं थे कि यार ये मेरे मम्मी पापा तो यहाँ काम कर रहे हैं, मैंने उनको मारा है, उन्होंने मुझे मारा है। बट इसके बारे में इसके लिए तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी और तारीफ भी करनी चाहूँगी कि मतलब इतनी अच्छी फैमिली, कह सकते हैं एलीट फैमिली, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग काफी ग्राउंडेड हैं, कोई विवाद मैंने नहीं वो सुना। क्योंकि पालमपुर हिमाचल ही ऐसा है जी। आपकी सिस्टर के मैं सिस्टर को मैं देखती हूँ, जैसे फॉलो करती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ, तो आपका भी रिसेंटली बर्थडे था, तो पता ना जाने कितने ज़्यादा आपने वो स्टोरीज लगाई हुई थी हैप्पी बर्थडे की। वो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आप यहाँ पहुँच गए, आप फिर भी वो स्टोरीज लगा रहे हैं, जबकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इतनी स्टोरीज नहीं लगाती हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग अप्रिशिएट करें किसी को ना, वो अपने आप में एक रिवॉर्ड हो जाता है। और एक्सेसिबल अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ें सॉल्व कर लेता है हम जैसे लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन बातों का सिलसिला चलता रहेगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहाड़ी नहीं, में बट मैं लास्ट टाइम आपको ये बोलना चाहूँगा, व्हाट द सजेशन यू हैव गिवन, दो सरकार से ज़्यादा जो आप यूपी वगैरह में प्रोग्राम करें, दीज आर डन बाय NGOs। आई विल ऑल्सो गिव अ सजेशन टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, दे कीप आस्किंग मी, और हमें ऐसे अवार्ड्स रखने चाहिए। एग्जैक्टली जो हिमाचल के लोग हैं, क्योंकि यू ऑल आर सिटिंग हेयर, यू आर एम्बेसडर ऑफ हिमाचल, आप हिमाचल का नाम लोगों को बता रहे हैं, हिमाचल क्या है, हमारे कल्चर के बारे में बता रहे हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना, और इससे लोग भी जो है अपनी संस्कृति से, अपनी रूट से जुड़े रहते हैं। हाँ, होली कला मंच में बुला लें हमें। ठीक है, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और काफी ज्यादा कह सकती हूँ कि ऐड ऑन होगी, नॉलेज भी ऐड ऑन होगी, और क्या कुछ हिमाचल में होने वाला है, और भारत की राजनीति किस ओर जा रही है, और क्या कुछ अभी करने की ज़रूरत है, तमाम मुद्दों पर हमने बात की। आप हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, और आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी बस तमन्ना जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे, एंड आई वाज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि जब मैंने आपका भी देखा तो मैंने देखा आप काफ़ी समय से मीडिया से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एंड यू मेड योर ओन स्पेस हेयर। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि बट कुछ समय से हो नहीं पा रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नॉर्मली मैं करता हूँ ऐसे पॉडकास्ट 10-12 हो चुके हैं, बट पालमपुर फोकस नहीं था। आपके साथ बैठ के अपना जब होम टाउन फोकस में रहता है तो वो करने में और मज़ा आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.